तो हम लोगों ने अभी तक लास्ट क्लास में ये वाला टॉपिक कंप्लीट किया है ना, ये वाला ना स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट। तो अभी असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने ये टॉपिक कंप्लीट किया है। तो इस पे और इस पे बेस्ड मैंने कुछ असाइनमेंट भेजे थे। तो जिन लोगों ने ट्राई किए हैं वो डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हो, तो आपके थ्रू बाकियों का डाउट भी क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं किए हो तो फिर मुझे एक एक क्वेश्चन डिस्कस करना पड़ेगा। तो आप बताओ कैसे करना है। हाँ, क्योंकि देखो उसमें क्या, अगर मैं जितने असाइनमेंट है तो आपको क्या करना, सारे असाइनमेंट ड्राइव में है ऑलरेडी। अब देखो मैं ड्राइव में, जैसे आप ड्राइव में जाओगे, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करोगे, जैसे यही ओपन होगा। तो आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा 2 से, और आपको क्या करना, PYQ असाइनमेंट में जाना है। PYQ असाइनमेंट टॉपिक वाइज। अब इसमें मैथ्स पोर्शन के लिए 3 फोल्डर है, 1 2 3 फोल्डर है, बाकी इसमें भी मैथ्स के हैं ऐसे तो अभी बताओ हम लोग क्या डिस्कस करें, बताओ जिनको डाउट है किसमें बताऊं, जैम, MS या गेट। 4 असाइनमेंट है ना, एक है यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जैम 2005-2023, एक है स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जैम 2005-23, एक गेट का है रैंडम वेरिएबल नाम का, और एक गेट का है स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का। 4 हो गई ये, बाकी और भी मैंने भेजे थे अलग अलग। तो PYQ में ये 4 है कम से कम। तो अभी कौन सा डिस्कस करें, जिनका डाउट है बताओ। एक मिनट, ठीक है रुको, ओपन करता हूँ। यूनिवेरिएट, ये यूनिवेरिएट जैम MS 2005-23 यही ना। हाँ सर। एक स्टैंडर्ड यूनिट, एक यूनिवेरिएट, ठीक है ना। दोनों करें, पहले यूनिवेरिएट देख लेते हैं। अच्छा, इसमें वो वाला नहीं है मार्क लगा हुआ, क्या बोलते हैं उसे, वाटर मार्क जो लगा रखा है। तो एक मिनट में मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, तो इसको कैसे सॉल्व करें। स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट, यूनिवेरिएट यही ना। हाँ, इसमें जो जैसे इन्होंने सेपरेट किया है, जिन लोगों ने, हमारी टीम में जो लोग हैं, तो कुछ क्वेश्चन हो सकता है कुछ अलग टॉपिक भी आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड करना तो है ही हमें, तो कुछ टॉपिक हो सकता है। बताओ भाई, कौन कौन से जिनको ट्राई किया, डाउट क्वेश्चन में बताओ। सर 25। सो 1 बाय 1 देखो, आप जिन लोगों ने ट्राई किए हो, आप एक जगह क्वेश्चंस कलेक्ट करो, क्वेश्चन नंबर लिख लो असाइनमेंट में, और उसके हिसाब से आप पूछ सकते हो। थर्ड वाला भी हो। अच्छा थर्ड, चलो 1 से 10 में पहले बताओ, जिन लोगों ने ट्राई किया 1 to 10। हाँ थर्ड, चलिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि, तो देखो इसमें सिंपल ये है, और मैं फिर से बता रहा हूं, देखो जो मैं अप्रोच यूज कर रहा हूं, दिस इज वन ऑफ द अप्रोच, दिस इज नॉट द ओनली अप्रोच। आप कुछ नया तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है ना। सबका अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, उसके हिसाब से वो सोचता है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि let x be a continuous random variable with PDF symmetric about 0। PDF symmetric about 0, symmetric about 0 का मतलब ये हुआ कि 0 से आगे की प्रोबेबिलिटी और 0 से पीछे की प्रोबेबिलिटी हर बार सेम रहेगी। सो लाइक 0 minus x, x minus, सॉरी 0 minus x, 0 plus x, इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन म्यू के अबाउट सिमेट्रिक है तो म्यू प्लस एक्स एंड म्यू माइनस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा, है ना। तो देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो एक तो ये स्टेटमेंट जो है इन जनरल करेक्ट है, चाहे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ले लो आप। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करोगे, तो आप डायरेक्ट प्रूफ करने की कोशिश मत करना, बहुत टाइम किल होगा और सही गलत पता भी नहीं चलेगा।
तो आप सिंपली यू चूज एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल चूज करो जैसा कह रहा है उसके हिसाब से। क्या कह रहा है कि एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है जो सिमेट्रिक है जीरो के अबाउट, तो मुझे कोई डिस्ट्रीब्यूशन बताओ जो जीरो के अबाउट सिमेट्रिक हो। यू कैन टेक नॉर्मल 0 1, बट नॉर्मल 0 से थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होगा, तो आपको सोचना है कि ओके कैलकुलेशन जैसे ओके नो प्रॉब्लम, इफ आई टेक नॉर्मल 0 1, सो वी ऑलरेडी नो ex इज 0 एंड e ऑफ mod x, याद है किसी को, मीन डेविएशन अबाउट मीन। सो लेट मी टेल यू रिजल्ट, एक रिजल्ट बता देता हूं। तो ये सब आप याद रखना है ना, कई बार कुछ चीजें क्लास में हम डिस्कस नहीं कर पाते, वो क्वेश्चन देख के याद आता है, जैसे अब ये वाला है शायद क्लास में नहीं लिखाया होगा, तो कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाते हुए याद नहीं आता जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए एक बार सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे तो कोई कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं। अगर सिलेबस मैंने कवर कर लिया पूरा, फिर आप पीवाईक्यू कर रहे हैं तो उससे फायदा क्या होगा, पीवाईक्यू में कुछ ऐसे हो सकता है एक दो कॉन्सेप्ट जो छूट गया हो, क्लास में ना बता पाए हो, तो यहाँ हो जाए कवर। तो इसमें ये है कि इफ x इज नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू बाई सिग्मा का जो मॉड होगा दैट इज इक्वल टू क्या होता है जी, यस √2/π, है ना। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इसी को आप लिख सकते हो, दैट इज, सो समटाइम्स यू कैन राइट इट एक्सपेक्टेशन mod x minus mu, this sigma is a standard deviation or variance and standard deviation are positive quantity, चलो नॉन नेगेटिव बोल दो, है ना। it may be 0 for degenerate random variable, है ना, variance is 0 for the degenerate, only for degenerate random variable, you know already कि variance is 0 if and only if the random variable is degenerate random variable, otherwise positive रहेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि दिस इज द फॉर्मूला, ठीक। नाउ इसी थ्योरम का एक वर्ड आता है कोरोलरी। कोरोलरी क्या होता है, थ्योरम से ही निकला हुआ, मतलब थ्योरम का बच्चा समझ लो, है ना। सो इसी थ्योरम का कोई पर्टिकुलर केस हो गया। सो कोरोलरी में क्या था, थ्योरम ही लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोरोलरी बुक में आप देखोगे कोरोलरी लिखी रहती है, जो थ्योरम से निकले हुए ना जो रिजल्ट है, कोई स्पेशल रिजल्ट टाइप का या पर्टिकुलर रिजल्ट टाइप का। सो अगर एक्स मेरा है नॉर्मल 0 1, सो अब क्या हो गया, रेस्ट्रिक्ट हो गया, म्यू इज 0 sigma is 1, so same result you can write expectation of mod x, so your mu is 0, sigma is 1, so this is √2/π, ठीक। चलो, तो ये रिजल्ट आप याद रख सकते हो, इसको बोलते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन, है ना। ये क्या लिखा हुआ है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, सो ऑफ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। एनीवे, सो अगर मैं, चलो जैसे पहला एग्जांपल याद आया, ठीक है, सो ex is this, e mod x is √2/π। अब आपको कंपेयर करना, यू हैव टू कंपेयर मीन ऑफ x मीन ऑफ mod x, सो आर दे इक्वल, नो, तो ऑप्शन ए इज आउट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, वेरिएंस ऑफ x इज 1, अब वेरिएंस ऑफ mod x यू हैव टू कैलकुलेट एंड दैट विल टेक लिटिल बिट टाइम। कर सकते हो आप, पर थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम क्या ट्राई करेंगे एक्चुअली कि कोई आसान सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें मीन वेरिएंस निकालना बहुत आसान हो। ये अप्रोच बता रहा हूँ एग्जाम का कि कैसे सोचे, तो कोई आसान सा एग्जांपल लेते हैं जो जीरो के अबाउट सिमेट्रिक हो। तो कोई दूसरा सजेस्ट करो भाई। यस, यूनिफॉर्म ले लो। तो लेट x इज यूनिफॉर्म -1, so I consider x as a continuous random variable, distribution is uniform -1 1, so this is symmetric about 0. अब now you can find everything, so चलो यही लिख देता हूँ, x is uniform -1 1, so mod x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा देन, यूनिफॉर्म 0 1 नाउ। सो यहाँ से जब आप x का मीन फाइंड करोगे, सो यू ऑलरेडी नो एक्सपेक्टेशन ऑफ x a plus b by 2, एक्सपेक्टेशन ऑफ mod x a plus b by 2, वेरिएंस ऑफ x b minus a whole square upon 12, so b minus a whole square upon 12 मतलब 4 upon 12, this is 1 by 3, वेरिएंस ऑफ mod x, so ये यूनिफॉर्म 0 1 है तो 1 by 12, right, b minus a whole square by 12. Now you can easily discard the options. अब आपके पास ये वैल्यू, क्योंकि this result is about any distribution symmetric about 0, any distribution which is symmetric about 0. तो this is the one. So पहला आपने देखा ये इक्वल है क्या, नो। वेरिएंस x एंड वेरिएंस mod x इक्वल है क्या, नो।
क्या x mod x का वेरिएंस और x का वेरिएंस, सो वेरिएंस ऑफ mod x इज लेस देन वेरिएंस ऑफ x, व्हिच वन इज लार्जर, ये छोटा है, mod x छोटा है ना, सो दिस इज आउट, सो दिस इज ट्रू। हाँ सर एक बार ये जो किया है क्या किया है, तो वेरिएबल में मैंने मॉड लिख दिया है, हाँ तो सर उसके बाद जैसे कि पैरामीटर चेंज कैसे होगा सर, वो क्या उसके पीछे प्रोसेस क्या करना है? यस यस, तो आप शायद रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करते हैं, मैं क्लास में बताया था। तो नहीं सर वो जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाए होंगे तब बताया था मैंने, देखो कोई बात नहीं, देखो तो थ्योरम ये है, तुम सीधा ये बताओ x की वैल्यू -1 से 1 में है, तो mod x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, जीरो से 1 ना, x अगर -1 के बीच है, 0 से 1 में होगा, ये इंक्लूड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ ये इंक्लूडिंग ले लो, तो यहाँ इंक्लूडिंग ले लो, तो x अगर यूनिफॉर्म -1 से 1 में है तो mod x जो होगा, इनफैक्ट इफ एंड ओनली इफ हो गया, सो एक की लिख लो अभी तो, উক্ত সভায় দক্ষিণ তালবাগিচা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার অধিবাসীবৃন্দকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। আপনাদের উপস্থিতি একান্তই কাম্য। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को डाउट है पिछले क्वेश्चन में, तो भी सेटिस्फाई होगी। आप कोई भी दुनिया का डिस्ट्रीब्यूशन ले लो जो 0 के आउट सिमेट्रिक है, ठीक है ना, तो उसमें सी ऑप्शन ही ट्रू आएगा। यू कंसीडर एनी कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन विच इज सिमेट्रिक अबाउट 0, तो उसके लिए सी ऑप्शन ही ट्रू आएगा और कोई ऑप्शन ट्रू नहीं आएगा। हाँ सर ये जो मतलब कि सिमेट्रिक स्ट्रिंग अबाउट 0 दे रखा है ना, हाँ मतलब कि कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो इसमें इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं क्या? जैसे f of x equal to f of minus x, तो वैसा ही कुछ लेके सीधा सीधा। हाँ यस, वही दूसरा अप्रोच वो हो सकता है, यू राइट। मतलब जो मैं कर रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ द अप्रोच, इज नॉट द ओनली अप्रोच, देयर आर मेनी डिफरेंट अप्रोचेस, है ना। सो डिपेंड करता है आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, तो आप वो भी कर सकते हो जो आप सोच रहे हो, सही कह रहे हो। सो यू मे थिंक ऑफ कि ये बोलना चाह रहा है, तो पीडीएफ इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा ऑब्वियसली। जो भी सपोर्ट है उसका, मान लो सपोर्ट जो भी है, इनफैक्ट x बिलोंग्स टू r लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x, ये इस लाइन का मीनिंग है कि सम कॉन्ट है ना सिमेट्रिक अबाउट 0। सो सिमेट्री का डेफिनेशन क्या था? सो इफ यू रिकॉल, या थ्योरम ये है, ये डेफिनेशन है, हालांकि ये सिमेट्री का डेफिनेशन क्या है कि x इज कॉन्टिन्यूअस, है ना, x is continuous symmetric distribution, symmetric about mu, continuous है, if and only if, so fx of mu plus x, हाँ fx of mu minus x, ये ना, so fx at mu plus x is equal to fx at mu minus x for all x belongs to R। सो ये सिमेट्रिक का डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन ये इक्विवेलेंटली CDF के टर्म में यू कैन राइट CDF ऑफ x एट म्यू प्लस x प्लस CDF ऑफ x एट म्यू माइनस x इज 1। ये डिस्क्रीट के, सॉरी ये कॉन्टिन्यूअस के लिए है, डिस्क्रीट के लिए अलग डेफिनेशन है, कॉन्टिन्यूअस। सो रैंडम वेरिएबल x इज कॉन्टिन्यूअस सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। देन ये है डिस्क्रीट सिमेट्री का था, हाँ, तो डेफिनेशन था कि x इज सिमेट्रिक, डिस्क्रीट सिमेट्रिक है ना, डिस्क्रीट की बात कर रहा हूँ, डेफिनेशन। सो x इज डिस्क्रीट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अबाउट म्यू इफ एंड ओनली इफ CDF at म्यू प्लस x प्लस CDF at
म्यू माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वन प्लस मास एट, हाँ म्यू प्लस एक्स। तो डिस्क्रीट में ये डेफिनेशन है, डिस्क्रीट सिमेट्री का ये डेफिनेशन है, कॉन्टिन्यूअस सिमेट्री का ये डेफिनेशन है। एनीवे तो आप जो कह रहे थे अभिजीत आई थिंक है ना, सो यू कैन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स, दैट विल वर्क बिकॉज म्यू इज 0। ठीक है जी, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं आप सॉल्व चाहो तो, है ना। चलो से पिछले वाला स्लाइड दिखाएंगे। हाँ तो डेफिनेशन वाला, हाँ अच्छा हो गया। चलिए सर एक बार सिमेट्रिकल अबाउट 0 और सिमेट्रिकल अबाउट 1 के बारे में बता दीजिए। सिमेट्रिकल अबाउट 0, सिमेट्रिकल अबाउट 1, तो म्यू को 0 रख दो जब 0 के अबाउट सिमेट्रिकल देखना है तो, और जब 1 के अबाउट सिमेट्रिक देखना है तो म्यू को 1 रख दो आप। ग्राफिकली देखोगे तो जो 0 के अबाउट सिमेट्रिक है तो वो तुम्हें ऐसा कुछ दिखेगा, जैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन है या नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये अगर रफली का ग्राफ बना रहे हो 0 के अबाउट है, जो 1 के अबाउट सिमेट्रिक है वो 1 के आसपास ऐसा होगा। मतलब क्या दिखना चाह रहा है, इधर इधर सेम वैल्यू रहेगी, सिमेट्रिक रहेगा। तो ये मिरर इमेज, यहाँ पे ये मिरर है मान लो, मिरर इमेज सेम रहेगा। तो यहाँ 1 है, सो 1 के आगे और 1 के पीछे वैल्यू सेम, मतलब 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स पॉइंट पे सेम पीडीएफ होगी अगर कॉन्टिन्यूअस है तो। ये चीज है, तो ये डेफिनेशन देख लो, डेफिनेशन ये इन जनरल किसी भी म्यू के लिए है तो 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, कोई भी रख दो तो उसके अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, म्यू के अबाउट सिमेट्रिक है तो म्यू कुछ भी हो सकता है, सो म्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट। सर इसमें एक चीज पूछनी थी जी मेरे को सर ये पूछना था कि जैसे हम बोल रहे हैं कि हमें कोई काउंटर एग्जांपल, जैसे इस क्वेश्चन काउंटर एग्जांपल हम लिया जी सॉल्व कर रहे हैं, हमने पहले आपने नॉर्मल से बताया उसको थोड़ा डिफिकल्ट होता है सॉल्व करना। हमने नॉर्मल अपने यूनिफॉर्म ले लिया, यूनिफॉर्म में हमने माइनस मान को मान लिया, ठीक है सर। लेकिन हमें जब भी कोई ऐसा, जैसे हम मैथमेटिक्स में भी देखते हैं, रियल या अलजेब्रा में देखते हैं, उसमें हम काउंटर एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें जरूरी है कि हमें यूनिफॉर्म ही लेना है स्टैटिस्टिक्स वाले कोई क्वेश्चन होगा? नहीं, तो आपको ये तो आप पे डिपेंड करता है ना। जैसे पहले मैंने आप लोगों से पूछा तो लोगों ने नॉर्मल सजेस्ट किया तो मैं नॉर्मल से काम किया, मैंने कहा ये निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मीन तो निकाल लिए तुम, ये डिफिकल्ट होगा तो निकाल सकते हो, फिर कंपेयर कर लो। तो आप जो कोई और डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, आप बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन जो 0 के अबाउट सिमेट्रिक है आप वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मुझे हाँ कॉमन सा क्वेश्चन ये था कि जो काउंटर के एग्जांपल के लिए यूनिफॉर्म बेटर माना जाता है, मेरे कहने का मतलब ये है। नहीं, यहाँ पे फिट बैठ रहा था। इस एग्जांपल के लिए मतलब मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, अगर हम यूनिफॉर्म से चलेंगे कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए तो उसमें यूनिफॉर्म बेटर रिजल्ट देता है। हो सकता है, लेकिन वो फिट बैठना चाहिए अजम्पशन पे। वैसा मेन यहाँ पे मेरा वैसा यूनिफॉर्म से मेरा कोई खास लगाव नहीं है, बस ये था कि यूनिफॉर्म इसमें फिट बैठ रहा है, कैलकुलेशन इजी है, इसलिए यूनिफॉर्म चूज किया। आप जो कह रहे हैं वो भी सही है कुछ हद तक, यूनिफॉर्म में थोड़ा कैलकुलेशन इजी है इसीलिए। आप कुछ और भी लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो होता क्या, अब कोई बच्चा बीएससी एमएससी जो पढ़ा है, जो एंट्रेंस की तैयारी नहीं किया है, उसको एक क्वेश्चन दे दो, अब वो प्रूव करेगा ई ऑफ मॉड एक्स, ओके, तो फिर आप इंटीग्रेशन मॉड एक्स एफ एक्स डी एक्स, वो वेरिएंस ऑफ मॉड एक्स निकालेगा, ई ऑफ मॉड एक्स, उसको कर सकते हैं उससे भी, लेकिन वहाँ टाइम किल होगा, फिर आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे बाकी। तो आप डेफिनेशन वाइज जाओगे तो मैं कह रहा हूँ ना, कोई बच्चा बीएससी एमएससी में बहुत अच्छा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो नेट गेट एग्जाम में भी अच्छा होगा, कोई गारंटी नहीं है। ये चीज है कि जो थ्योरेटिकली जो बच्चे वो कॉन्सेप्ट अच्छा है, वो जब तक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसके अंदर नहीं है कि आपको 60 जो जैम के बच्चे हैं 60 क्वेश्चन 3 घंटे में करने हैं आपको,
आप बहुत नॉलेज होगा, आप बहुत डिटेल में करेंगे, 20 क्वेश्चन ही कर पाएंगे, आप 10 क्वेश्चन ही कर पाएंगे अगर आप वैसे थ्योरेटिकली हर क्वेश्चन देखने लगे तो हमें देखना है कि हमें कैसे कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो उसके लिए यही है कि एग्जाम्पल अप्रोच आप डेवलप करो। तो उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे ताकि आपको समझ आए, है ना। बहुत बच्चे एमएससी में बहुत अच्छे होते हैं, नेट नहीं निकलता। मेरे कई सारे दोस्त हैं आज तक नेट नहीं निकला उसका, आईआईटी से लोग एमएससी कर चुके हैं फिर भी नहीं निकलता है नेट, ऐसे लोग भी हैं क्योंकि वो है ना उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वीक है, ये चीज है। और एक बात सर, जी। जो x follows यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन -1 to 1 ही रेंज क्यों लिया आपने स्टार्टिंग में? आप -2 से 2 ले लो, -3 से 3 ले लो, -4 से 4 ले लो, सारा वर्क करेगा। 0 to 1 लेंगे तो भी होगा क्या? तो आपको ये दिमाग लगाना है ना कि 0 से 1 सिमेट्रिक है 0 के अबाउट। आप 0 से 1 लेंगे तो हाफ के अबाउट सिमेट्रिक है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अपने मीन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो अगर मैं यूनिफॉर्म 0 1 लेता तो उसका मीन 1/2 आएगा, तो वो 1/2 के अबाउट सिमेट्रिक हो गया। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि x कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, सिमेट्रिक अबाउट 0। तो जो एग्जाम्पल कभी भी आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो जो लेट वाली कंडीशन है उसके हिसाब से कंस्ट्रक्ट करेंगे, कुछ भी नहीं ले लेंगे एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल वो लेंगे, यहाँ नॉर्मल 0 वाली क्यों लिया मैंने, नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर क्यों नहीं लिया मैंने, तो म्यू सिग्मा स्क्वायर थोड़ी फिट बैठेगा इस पे, वो तो म्यू के अबाउट सिमेट्रिक है। तो जो क्वेश्चन की अजम्पशन है उसके हिसाब से एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ था कि 0 के अबाउट सिमेट्रिक हो, तो यूनिफॉर्म -1 1 का मीन कितना है, 0 है। एनी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स मीन। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो वो मीन के अबाउट ही सिमेट्रिक होगा, मतलब अगर हर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है। इफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक देन इट विल बी सिमेट्रिक अबाउट इट्स मीन ओनली। तो मीन के अबाउट ही सिमेट्रिक, या कोई किसी भी अगर बोलता है कि रैंडम वेरिएबल x इज सिमेट्रिक अबाउट k, सो k हैज टू बी मीन, k मीन के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहां पे मुझे देखना था 0 मीन आना चाहिए, तो मैं ऐसा रैंडम वेरिएबल लूंगा जहां मीन 0 आएगा। हाँ जी शान, क्या ये कॉन्सेप्ट हम मीडियन के लिए भी लगा सकते हैं? हाँ चलेगा, मतलब उससे अजम्पशन तो कर सकते हैं कहीं भी। देखो काउंटर एग्जांपल, एक एग्जांपल एनफ है नो कहने के लिए, तो मैंने क्या किया, इस एग्जांपल से 3 ऑप्शन को आउट कर दिया, ए बी डी को। मेरा एग्जांपल सी को ट्रू नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा इस एग्जांपल से सी ट्रू है इसलिए ट्रू है, एग्जांपल ट्रू बता ही नहीं सकता। मैं इस एग्जांपल से क्या किया हूं, ए बी डी को आउट किया हूं, तो इसीलिए सी बचा अकेला, वो ट्रू है। अदरवाइज एग्जांपल कभी ट्रू नहीं बताएगा। हाँ कोई भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपने मीन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। जी क्या हम कह सकते हैं कि मीडियन के अबाउट? यस, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में मीन मीडियन हमेशा इक्वल रहता है, तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिक है तो मीडियन का अबाउट ही सिमेट्रिक होगा, ये भी सही है। बिकॉज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में मीन और मीडियन सेम ही आएगा अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक है तो इफ रैंडम वेरिएबल x इज सिमेट्रिक देन उसका मीन और मीडियन हमेशा इक्वल आएगा, और वो उसी का अबाउट इक्वल आएगा जिसका अबाउट सिमेट्रिक है, तो वो मीडियन के अबाउट भी सिमेट्रिक हो। तो आप जो पूछ रहे हो उसका आंसर यस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। और जो लोग ट्राई नहीं किए हो ट्राई करो, क्योंकि तुम नहीं करोगे तुम्हारा रिजल्ट नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक है, तुम मेरे यहाँ पढ़ो किसी के यहाँ पढ़ो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरत है सिलेबस ढंग से करने की, जरूरत है सारा PYQ करने का, जरूरत है उसके बाद बहुत सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस करने का, चाहे वो असाइनमेंट सॉल्व करो या टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, ये सब जरूरत है। तो उतना अच्छा आपको इंप्रूवमेंट, जरूर नहीं कोचिंग में ही करो, ऐसे भी कर सकते हो आप। हमारे पास आए हो तो मेहनत करोगे तभी होगा, ज्वाइन करने से सिलेक्शन नहीं होगा। तो जो लोग है ना, तो अभी नहीं किए हो जिन लोग असाइनमेंट, वो सॉल्व करो। मैंने बहुत सारे असाइनमेंट भेजे हैं, 9 to 11 वालों के लिए लिनियर अलजेब्रा का असाइनमेंट भेजा था मैंने, 10-12 असाइनमेंट, 15-20 असाइनमेंट भेजे होंगे। आपके लिए 4-5 भेजे होंगे कम से कम यूनिवर्सिटी पे, तो उसको सॉल्व कीजिए एक एक करके। जी बताइए, कौन पूछ रहे थे? नेक्स्ट सर फोर्थ। तो फोर्थ क्या है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच fx इज अ PDF। तो आपको PDF की डेफिनेशन पता है, मतलब इसमें आपको क्या डाउट है? सर इंटीग्रेशन में दिक्कत आई थी। अच्छा इंटीग्रेशन में दिक्कत आ रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं क्लास, हालांकि आपने सॉल्व किया हुआ है पहले भी, जब मैं PDF पढ़ा रहा होगा तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन कराया था, देखिए। अरे चलो कोई बात नहीं, तो मेरा तो मतलब PDF कन्वर्ट हो जाएगा ना?
चल पार्ट में मतलब इंटीग्रेट करेंगे ना, पर माइनस इनफिनिटी टू जीरो बट हाँ कर लो, देखो सर इवन फंक्शन है ना, तो डायरेक्टली हम 0 to infinity कर सकते हैं. यस fx dx हाँ तो अभी बाय डेफिनेशन 1 है, सो माइनस इनफिनिटी यूजिंग डेफिनेशन k टाइम mod x अपॉन, अब ये इवन फंक्शन है, x को माइनस एक्स रखेंगे सेम आएगा, k को पॉजिटिव होना पड़ेगा बिकॉज fx मोर देन इक्वल टू 0 है, तो k हैज टू बी मोर देन इक्वल टू 0. पीडीएफ का डेफिनेशन याद करो, पीडीएफ का डेफिनेशन, एनी फंक्शन इज सेड टू बी द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x if and only if it is non negative and integration over the real number is 1. तो नॉन नेगेटिव, तो k नॉन नेगेटिव, इंटीग्रेशन 1 होना चाहिए. अब ये 1 के इक्वल है, इसको सिंपलीफाई करो तो k को बाहर करो, ये इवन फंक्शन है 2 टाइम 0 से इंफिनिटी, अब हो गया x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर. अब आप एक काम क्यों नहीं करते, 1 प्लस और 1 माइनस लिख सकते हैं साम, ऐड सब्ट्रैक्ट. अब इसको सेपरेट कर लीजिए, सो 2k 0 से इंफिनिटी, एक हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स. अब इंटीग्रेशन हो जाएगा जी, नवीन बताइए. यस सर. अब तो हो गया ना, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x और 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स हो गया. अरे इसमें बीटा सेकंड काइंड में अप्लाई नहीं होता है. क्या क्या नहीं है ना बीटा सेकंड का 0 to infinite. अच्छा, है ना. हाँ हाँ वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है. तो बीटा फंक्शन, तो आप बीटा भी यूज, अगर इंटीग्रेशन करना है इससे कर लो, नहीं तो एक और तरीका था कि 1 प्लस एक्स को t अज्यूम कर लो, आप सब्स्टिट्यूशन ले लो कि 1 प्लस एक्स को t सब्स्टिट्यूट कर लो, तो उससे भी इंटीग्रेट हो जाएगा. दूसरा अप्रोच वो बता रहे हैं कि बीटा फंक्शन का पीडीएफ है ये, बीटा सेकेंड काइंड का, उस पे फिट कर लो. तीसरा तरीका है जो मैं कर रहा हूँ अभी, उससे कर लो. तो ठीक है, चलो बीटा में फिट कर लेते हैं. तो बीटा सेकेंड काइंड का पीडीएफ याद करो क्या है, 2 के बाहर है, तो बीटा में 0 से इनफिनिटी सपोर्ट था ना, सो x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर कितनी है 2. सो क्या होता है बीटा में, x की पावर अल्फा माइनस 1 और 1 प्लस एक्स है, की पावर अल्फा प्लस बीटा. ये सब ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर अल्फा प्लस बीटा. हाँ ये ठीक है ना, ठीक है. और यहाँ बाहर में बीटा फंक्शन अल्फा बीटा, ये पीडीएफ था, तो मतलब क्या है, अच्छा यहाँ, ओ सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, हाँ वो मेरी गलती है. तो मतलब इंटीग्रेशन तब भी वैसे ही होगा जो मैं कर रहा था अभी, तब भी वैसे ही होगा, सेम प्रोसेस जो इंटीग्रेशन है, बट पावर 4 नीचे रहेगा, वो मैंने गलती से 2 लिख दिया. तो ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन तो 0 से इंफिनिटी में 1 होता है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि x की पावर अल्फा माइनस 1 प्लस एक्स की पावर अल्फा प्लस बीटा, इसका इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी में क्या होगा, बीटा फंक्शन अल्फा कॉमा बीटा है ना. तो इससे कर लो, मतलब 2-3 अप्रोच ऐसे निकल के आ गए, 2-3 मेथड. सो मतलब ये पावर 4 है, वो गलती से मैंने 2 लिख दिया था, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करो, x प्लस 1 अपॉन दिस माइनस 1 अपॉन दिस, तो भी इंटीग्रेट हो जाएगा. नहीं तो 1 प्लस एक्स को t अज्यूम कर लो, तब भी इंटीग्रेट हो जाएगा इजीली. यू सब्स्टिट्यूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू t, सेकंड मेथड ये. तीसरा ये कर लो, तो इसका आंसर आ जाएगा दिस dx इज इक्वल टू 1. सो 2k टाइम बीटा फंक्शन, अब कंपेयर कर लो पावर क्या है. सो अल्फा माइनस 1 की जगह 1 है तो 2, और अल्फा प्लस बीटा 4 है तो 2 आ गया, 2. अब बीटा 2 आप और लिख लोगे, सो 2k गामा 2 प्लस 2, 2k टाइम गामा 2 1 गामा 4 3 फैक्टोरियल 6 बराबर 1. तो यहाँ से आ गया फाइनली k बराबर 3, देख लो. सो ये एक अप्रोच है. सो ये जो पीडीएफ लिखा था शुरू मैंने, ये पीडीएफ है बीटा फंक्शन सेकेंड, बीटा सेकेंड है ना, बीटा सेकेंड काइंड. तो ओके चलिए, तो इंटीग्रेशन में आपने देखा दो तरीके से इंटीग्रेट हो सकता है, x प्लस 1 को t लेके या 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करके सेपरेट कर लो तो भी हो जाएगा. सर एक बार 13 डिस्कस कर दो. कौन सा 13
हाँ अभी 13 तक पहुंचेंगे, अभी हम 1 से 10 में ही हैं, तो 1 by 1, तो हाँ जी 1 to 10 में और बताओ। 7 6 भी है, अच्छा 6 से थोड़ा सा बाहर का हो गया ऐसे तो, लेकिन यहाँ पे सिंपल क्या है, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट का आइडिया है। ये बताओ अभी यूनिवेरिएट का तो नहीं है, ये सैम्पलिंग का क्वेश्चन है, हालांकि एस्टिमेशन का टाइप का हो गया, तो ऐसे में आसान है। देखो देखो ध्यान से देखो, ये बोल रहा है कि x1 x2 x6 यू हैव 6 रैंडम वेरिएबल्स और उसका सपोर्ट क्या है, सो ईच xi कैन टेक वैल्यू आइदर -1 और 1 एंड बोथ हैव प्रोबेबिलिटी हाफ। तो ईच xi की वैल्यू 6 रैंडम वेरिएबल्स हैं, x1 x2 x6, ईच xi हैज 2 वैल्यू आइदर +1 और -1। अब ये तुमसे बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी x1 + x2 अप टू x6 इज इक्वल टू 4। तो पहली बात तो एक तो ऐसा मत सोचना कि ये बर्नौली रैंडम वेरिएबल है ना, कुछ लोग ऐसे शुरू में, बर्नौली रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट क्या होता है, 0 and 1। नहीं हाँ n1 होता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बर्नौली रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट क्या है, 0 1 है ना, और यहाँ सपोर्ट क्या है -1 1, तो ये बर्नौली नहीं है। और ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं, ताकि तुम गलती से ये ना सोचो कि ये बाइनोमियल हो जाएगा। बर्नौली होता तो सम बाइनोमियल होता, xi's आर नॉट बर्नौली रैंडम वेरिएबल, सम ऑफ बर्नौली इंडिपेंडेंट बर्नौली इज बाइनोमियल, बट ये बर्नौली है ही नहीं। बर्नौली होगा तो सपोर्ट 0,1 होगा उसका, यहाँ सपोर्ट -1 1, दिस इज नॉट बर्नौली रैंडम वेरिएबल, तो ये बाइनोमियल नहीं बनेगा। तो सम इज नॉट बाइनोमियल, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो खुद आप सोचो, यू हैव 6 नंबर्स जिसका सम 4 आना चाहिए, तो मुझे बताओ 6 नंबर्स को ऐड करके 4 कब आएगा, दैट नंबर आइदर इट कैन बी -1 और 1, या तो 1 रख सकते हो या -1 रख सकते हो। तो 4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोचो अब। सो 5 टाइम्स 1 लेना पड़ेगा मुझे और एक बार -1 लेना पड़ेगा, यही पॉसिबिलिटी है किसी भी 5 को, है ना। यू कैन टेक 5 एनी 5 एज 1 एंड एनी 1 एज -1, तो ऐसा कर लो, 6 है ना, एक को असाइन करना है -1। सो कितने तरीके हो सकते हैं, हाउ मेनी वेज यू हैव, एक को तुम्हें -1 पुट करना है, मतलब किसी एक की वैल्यू -1 रखनी है, यू हैव 6 रैंडम वेरिएबल्स, हाउ मेनी वेज यू हैव, 6C1, हाँ 6 तरीके हो गए, या 6C5 यू कैन टेक। तो 6C1 मैं क्या, सारे केसेस लिख लिए मैंने जितने पॉसिबिलिटी है, लाइक यहाँ 6 रैंडम वेरिएबल है ना, तो 1 विल टेक वैल्यू -1, अदर विल टेक 5 विल टेक 1, ताकि सम 6 आ जाए। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते थे, मैं ये पूछ रहा हूँ। सो टोटल कॉम्बिनेशन जो बन सकते थे वो 6 केसेस बनेंगे। तो अब एक केस की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तो मान लो x1 कोई -1 रख दिया, बाकी को 1 रख दो, या एक को अगर -1 ले लेंगे तो अगर 5 आ जाएगा ना, 5 हो जाएगा। हाँ, तो 1 + 1 + 1 + 1 5 टाइम ऐड करेंगे, कितना होगा आपका, और माइनस इसलिए करना है क्योंकि मुझे 4 चाहिए, हाँ, तो 5 फिर -1, ठीक है ना। ओके ओके, डी आ गया, ठीक है। तो x1 इज 1, मैं ऐसे करता हूँ, x2 इज 1, इंडिपेंडेंट है तो मैं उसको ब्रेक कर रहा हूँ, x3 इज 1, x4 इज 1, x5 इज 1, 5 को 1 रखा और एक को हमें -1 रखना है, सो x6 इज -1, तो 6C1, और दे आर IID रैंडम वेरिएबल, सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी सेम ही आएगी इन पांचों की, और कितनी है, हाफ, तो हाफ की पावर 5 × हाफ, ठीक, तो कितना हो गया 6 × हाफ की पावर 6, और देख लो कितना आता है, 64 होता है ये, तो 3/32 ये आ गया, देखो ध्यान से, 2 की पावर 6 सही लिखा ना, 2 की पावर 5 32 है, सो 2 की पावर 6 64 होगा, ठीक है। हाँ, तो कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा आपने, जिन्होंने आंसर बताया, ठीक है, ठीक है ना। तो ये तो हालांकि आगे की कॉन्सेप्ट है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई लॉजिकली सोच सकते हैं हम। और मैंने इंडिपेंडेंट बताया था, इंडिपेंडेंट की वजह से ये हम प्रोडक्ट लिख पाए हैं,
ये एक साथ था ना, तो इंडिपेंडेंट की वजह से हमने इसको अलग अलग कर पाए। इंडिपेंडेंट क्या होता है, जॉइंट को प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे हम। तो अभी एनीवे आगे आओ। तो 6 के बाद 7th विदाउट है। 7th देखो, एक्चुअली 7th डेफिनेशन है सिमेट्रिक का। आप अगर ध्यान से देखो तो ये सिमेट्रिक का डेफिनेशन है जो अभी मैंने लिखाए थे। क्या सही होगा? जैसे कह रहा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r बोल रहा है ना, चलो तुम x को 0 रख दो, मान लो, मतलब तुम कोई भी रियल नंबर पुट x, एनी रियल नंबर यू कैन टेक, 0 रख दूंगा मैं तो क्या हो गया, x मोर देन इक्वल टू हाफ और x लेस देन इक्वल टू हाफ, दोनों इक्वल है। इसका क्या मतलब हुआ? ओके, तो जो हाफ के अबाउट सिमेट्रिक है ये, इसने कहा नहीं कॉन्टिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है, नहीं इसे ये नहीं कहा ना कॉन्टिन्यूअस है कि सिमेट्रिक है, और वो कॉन्टिन्यूअस है डिस्क्रीट है। डेफिनेशन लग रहा है f जैसे वो राइट हैंड साइड है उसको 1 माइनस b लेस देन इक्वल्स टू 1 बाय 2 प्लस x लिख देंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस cdf 1 बाय 2 प्लस x, और उधर फिर इसको इस दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे तो cdf का सम 1 आ जाएगा। ओके, सही कह रहा तू। जो मैं डेफिनेशन में लिखा था अभी कुछ देर पहले, मैंने सिमेट्री का डेफिनेशन लिखा था कॉन्टिन्यूअस के लिए भी डिस्क्रीट के लिए भी, तो मैं उसे फिट करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे पहला है प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू हाफ ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस, या एक काम करो लेस देन इक्वल टू है ना, तो राइट साइड हो गया CDF एट दिस, देखो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन हाफ प्लस x, या एक तुम्हें अगर आसानी से समझाऊं मैं तो देखो मैं ठीक से लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1/2 प्लस x प्लस प्रोबेबिलिटी x मोर देन 1/2 प्लस x। मैंने क्या किया है, जो लेफ्ट साइड की क्वांटिटी है उसको ऐसा लिखा है अभी, इक्वल टू राइट साइड है CDF एट हाफ माइनस x। एक बार चेक कर लो सब लोग, CDF के डेफिनेशन तो क्लियर ही होगा सबको। अच्छा ध्यान से देखो, इसका मैं कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो क्या होगा, प्लस इसको मैं कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो 1 माइनस ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू, जो कि आ जाएगी CDF एट हाफ प्लस x इक्वल टू CDF एट हाफ माइनस x। इस वाली चीज को राइट में शिफ्ट कर दो, तो जब राइट में शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, सो यहां से इसको राइट में शिफ्ट कर दो, तो मैं अब ठीक से लिख देता हूं CDF एट हाफ माइनस x प्लस CDF एट हाफ प्लस x, राइट वाला पहले लिखा मैंने, इक्वल टू 1 प्लस CDF एट हाफ प्लस x। तो ये उस डेफिनेशन जैसा आ गया ना, देखो यहाँ पे जो लिख रहा था मैं, ये वाला लास्ट जो लिखा था देखो डेफिनेशन, x इज डिस्क्रीट सिमेट्रिक अबाउट म्यू इफ, मतलब ये तो इन जनरल है, डिस्क्रीट बोलने की जरूरत नहीं थी मुझे, x कोई भी रैंडम वेरिएबल अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो ये प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी पॉइंट पे, तो मैं कोई भी बोल सकता हूं कि एनी रैंडम वेरिएबल x है ना, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज सिमेट्रिक अबाउट म्यू, एनी कि कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये मैं बताने जा रहा हूं, इसके अबाउट फिट हो गया ना ये। चलो अब तो यहां तुम्हें समझ आ रहा होगा, म्यू के प्लेस पे हाफ है ना, तो म्यू के प्लेस पे हाफ है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या मतलब है कि म्यू तुम्हारा हाफ आएगा मीन, तो ये मीन तो हाफ ही होगा, तो जो बाकी वाला ये CD आउट हो गया। अब मीडियन तुम्हें याद है, मीडियन का डेफिनेशन क्या था, डिस्क्रीट में क्या होता था, सर CDF ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 और fx माइनस को लेस देन 1/2 हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी जो था x लेस देन इक्वल टू, मान लो मीडियन m है, दिस इज मोर देन इक्वल टू हाफ, इक्वल टू 1/2 हाफ, मोर देन इक्वल टू m, दिस इज आल्सो मोर देन इक्वल टू हाफ, यही था ना। हां
मीडियन का डेफिनेशन याद करो, मीडियन का डेफिनेशन इन जनरल, तो ये है डेफिनेशन ऑफ मीडियन, डेफिनेशन ऑफ मीडियन। सो मीडियन डेफिनेशन है कि x लेस देन इक्वल टू m भी मोर देन इक्वल टू हाफ है, x मोर देन इक्वल टू m भी मोर देन इक्वल टू हाफ है इन जनरल। तो देख लो यहाँ पे अगर तुम x को 0 रख दो, अच्छा x को हमें 0 क्या है, मोर देन इक्वल टू हाफ इक्वल है, तो हाफ ही तो मीडियन है, ठीक है। तो मीन मीडियन दोनों हाफ है ना, चेक करो, है ना। देखो ध्यान से यहाँ पे कि अगर तुम x को इसने कहा दिस होल्ड्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सो व्हाट इफ यू पुट x इज इक्वल टू 0, सो x को स्मॉल x यू पुट 0, स्मॉल x, सो प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1/2, यही है। इसका क्या मतलब है, हाफ के आगे की प्रोबेबिलिटी और हाफ के पीछे की प्रोबेबिलिटी दोनों हाफ है, इंक्लूडिंग हाफ, दैट हाफ इज द मीडियन एक्चुअली। तो ये बताना चाह रहा है कि 1/2 इज द मीडियन। ठीक है, तो ठीक है, मीन मीडियन दोनों हाफ है। हालांकि तुम कॉन्टिन्यूअस अज्यूम कर लोगे कि इन जनरल है ना, इसने कहा नहीं है कॉन्टिन्यूअस है डिस्क्रीट है, तो मान लो ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, सिंपल। तो कॉन्टिन्यूअस अगर है तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इंडिविजुअली इक्वल है तो हाफ हो गया ईच, बोथ आर हाफ, एंड वैसे दिख रहा है सिमेट्रिक है क्योंकि हाफ प्लस एक्स पे प्रोबेबिलिटी और हाफ, देखो जो पूछ रहा था जो लोग, ये अगर मैं कॉन्टिन्यूअस मान के चलता हूँ तो ये हाफ है, तो हाफ प्लस एक्स और हाफ माइनस एक्स, उस पे CDF से है ना, मतलब probability x more than equal to half plus x, this probability, and probability x less than equal to half minus x, this probability both are equal, so means it is symmetric about half, तो मेन मीडियन दोनों हाफ होगा। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो, डिस्क्रीट है तो भी ये हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, स्टिल दे आर हाफ। ओके, सो अभी किसी को क्वेरी है तो पूछो। कौन सा ऑप्शन रॉन्ग हो रहा है? हाँ, एक्चुअली क्या है ना, आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट को ना ध्यान से देखने की जरूरत है। यहाँ मोर देन इक्वल टू हाफ प्रोबेबिलिटी है, मीडियन नहीं बोल रहे हैं, और यहाँ मीडियन बोल रहा है, दोनों अलग अलग चीज है। जो हमने लिखा है वो अलग है, हम ये जो मीडियन जो बोल रहे हैं ना वो मेरा एम है एक्चुअली, तो हमने कहीं थोड़ी लिखा है एम मोर देन इक्वल टू हाफ होगा। अब चेक कीजिए, तो आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। यहाँ पे क्या है, ये मीडियन है एक्चुअली, मीडियन बोल रहा है हाफ से ज्यादा है, हमने ये नहीं कहा मीडियन हाफ, हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू m, m मीडियन है मेरा, जो कैपिटल M है वो मीडियन है एक्चुअली। तो जिन लोगों को याद, जो क्वांटाइल वाले क्लास में जो लोग थे क्वांटाइल क्वार्टाइल में, तो क्वांटाइल से ही मीडियन आया हुआ है ना। तो वहां हमने डिफाइन किया था pth क्वांटाइल, बताइए कोई pth क्वांटाइल का डेफिनेशन क्या था, जहां p कोई नंबर है 0 से 1 के बीच, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ pth क्वांटाइल। कोई नंबर है, मान लो x is pth क्वांटाइल if and only, क्या डेफिनेशन इसका? एक मिनट, तो मैं ऐसे लिखा होगा, मैं तो ऐसे लिखा होगा कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, हाँ दिस, एंड probability x less than equal to 1 minus this is also more than equal to 1 minus p, ऐसा देखो ध्यान से। so probability x less than equal to x more than equal to p, and probability x more than equal to less than equal to x जो है CDF more than equal to p है, और probability x more than equal to x is more than equal to 1 minus p, ऐसा है। तो अब इसमें p को आप हाफ रख दो, p को आप 1/2 रख दो, तो यही मीडियन बन जाता है। तो मीडियन क्या होता है कि मीडियन था कि p के प्लेस पे जस्ट यू पुट हाफ, सो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू m, m मीडियन है मेरा, m मीडियन है, ठीक है ना, मोर देन इक्वल टू हाफ, एंड प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू m, दिस इज मोर देन इक्वल टू हाफ। तो कॉन्टिन्यूअस में यही कन्वर्ट होके आ गया था CDF इज इक्वल टू हाफ, है ना। तो अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो m इज मीडियन, m is median if and only if CDF at m is equal to half। तो यहाँ पे CDF हाफ के इक्वल है,
आपको समझना है कहाँ क्या लिख रहे हैं हम। m मेरा मीडियन है, ये प्रोबेबिलिटी है, उस पॉइंट के आगे की प्रोबेबिलिटी हाफ या हाफ से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए तो ये जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी आएगी ना, ये हाफ या हाफ से ज्यादा आएगी, दोनों इंडिविजुअली, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी x लेस देन हाफ प्लस प्रोबेबिलिटी एट हाफ प्रोबेबिलिटी एट, ये तीनों मिलाए कितना आएगा भाई? 1, ठीक है, ये चीज है। और अगर ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हुआ तो बीच वाला 0 हो जाएगा, ठीक। तो आप डिसाइड करो इसके बारे में क्या होगा। सो ये दोनों इंडिविजुअली मोर देन इक्वल टू हाफ होगा, ठीक है ना। इंडिविजुअली दोनों मोर देन इक्वल टू हाफ है, तो ये डेफिनेशन वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो m के प्लेस पे क्या है, भैया ध्यान दो, m के जो प्लेस पे है वो मीडियन है, तो m के प्लेस पे हाफ है, तो मीडियन मेरा हाफ है। मैं कहीं यहाँ x मोर देन इक्वल टू हाफ लिखा हुआ है, तो ये कैपिटल X इज अ रैंडम वेरिएबल, दिस नंबर इज अ मीडियन, दिस नंबर इज अ मीडियन। पूछो अभी कोई दिक्कत? देखो एक बार ध्यान से, आपको डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। देखो मैं कहा कई बार बोला हूं कि सिलेबस अपने पास रखो, और जब खाली टाइम बैठा हो कुछ करने को ना हो तो एक बार सिलेबस ही अपने आप से पूछ लो, ये क्वांटाइल का डेफिनेशन क्या है, क्वार्टाइल का डेफिनेशन क्या है, ये परसेंटाइल क्या होता है, मीडियन क्या है, मीन क्या है, मोड क्या है, खुद से ही पूछ लो, पता चल जाएगा ना। नहीं तो फिर ये रिवाइज कर लो इस तरीके से। तो मीन मीडियन दोनों हाफ है, ठीक है ना, मीन मीडियन दोनों हाफ है। नेक्स्ट बताओ भाई, नेक्स्ट ये हो गया 7th। 13 किसने पूछा? देखो 13, ये 13 जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब कैलकुलेशन बेस्ड है, तो एग्जाम में अगर इस तरह क्वेश्चन हो तो करो, नहीं हो तो छोड़ दो, कोई 100% थोड़ी मार्क्स लाने हैं तुम्हें। ये है, अभी मैं सॉल्व किया था कुछ दिन पहले भी, तो ऐसे मैं तीसरी बार सॉल्व कर रहा हूँ टोटल अभी। तो पहले वाला मुझे भी है ना काफी प्रॉब्लम हुई थी सोचने में इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे क्या मेनली a continuous random variable x has density this, तो ये x का pdf है। अब यहाँ आपको नोटेशन समझना है ये क्या है, तो ये नोटेशन उस एग्जाम के फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। तो ये जो स्मॉल फाई है, ये जो स्मॉल फाई x है, ये एक्चुअली pdf है नॉर्मल 01 का, और ये जो कैपिटल फाई है, ये जो कैपिटल फाई है आपका, दैट इज CDF ऑफ नॉर्मल 01, ठीक है ना, इस तरीके से। अब इन दोनों फंक्शन के हेल्प से एक नया पीडीएफ बनाया गया है ना। सो वी हैव अ न्यू पीडीएफ fx, इस तरह से। अब आपसे पूछ रहा है इसका मीन बताओ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो इसी बैच में सॉल्व किया था क्या हमने कुछ दिन पहले, संडे किया था शायद, संडे किया था ना। संडे वाले डाउट क्लास का वीडियो देखो, उसमें सॉल्व किया, बता देता हूँ ऐसे। तो यहाँ पे क्या है कि फिर जस्ट करने का मतलब क्या है, मैं अगर 5x लिखूं, स्मॉल 5x, तो नॉर्मल 01 का पीडीएफ क्या होता है, 1/√2 पाई e⁻½ तो मैं z के टर्म में लिख देता हूँ, या x में लिख रहा हूँ तो x में लिख लो। तो ये 5x का मतलब ये है, जो स्मॉल 5x है ये वाला, तो इसका मतलब ये है। कैपिटल 5x क्या है, तो यू नो कैपिटल 5 का डेरिवेटिव स्मॉल 5 होगा, कैपिटल 5 का डेरिवेटिव स्मॉल 5, क्योंकि CDF का डेरिवेटिव PDF सेम रैंडम वेरिएबल का है ना। सो कैपिटल 5 इज द CDF, स्मॉल 5 इज द PDF, तो कैपिटल 5 का डेरिवेटिव स्मॉल 5 होगा, सो CDF का डेरिवेटिव PDF होता है। तो ये एक तो रिलेशन है। दूसरा रिलेशन यहाँ पे जो जरूरत पड़ती है एक्चुअली, तुम इसको डिफरेंशिएट करो, तो यू डिफरेंशिएट इट डैश x। अब तुम इसको डिफरेंशिएट करो, बताओ क्या आएगा। सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल 5x इन टर्म्स ऑफ स्मॉल 5x, बताओ। मतलब डिफरेंशिएट करो पहले तो 1/√2 पाई e⁻½ x²। सो दिस इज योर एज, मतलब e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x इनटू
माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव, हाँ इसका डेरिवेटिव माइनस एक्स। तो इस तरीके से, तो कहने का मतलब ये है, इफ यू सी केयरफुली, तो माइनस एक्स टाइम स्मॉल फाइव एक्स। तो ये जो फाइव डैश एक्स है वो माइनस फाइव, यही ट्रिकी एक्चुअली, इसी का यूज है इस क्वेश्चन में। जब आप ई एक्स निकाल रहे होते हैं तो ई एक्स का डेफिनेशन है एक्स इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। एंड क्या है लिमिट इसका, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। आप इसको पुट करो। सो इस संडे वाला वीडियो देख लेना, इस संडे जो डाउट क्लास नंबर 19 एंड 20 नाम से वीडियो होगा, 19 20, हाँ डाउट क्लास 19 डाउट क्लास 20, फिर डाउट क्लास 19 में भी होगा। तो उसमें सॉल्यूशन है इसका x। अब ये fx लिख दो, तो fx हमारा 2 टाइम स्मॉल 5x इंटू कैपिटल 5x dx। अब आपको ये डिसाइड करना है ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। तो यहाँ एक्चुअली क्या है, आप यहाँ ध्यान से देखो, दिस इज माइनस एक्स एफ एक्स। सो ये वाला x और 5x, सो ये x और 5x मिलके ये बना देगा, और यहाँ से आपका आसान हो जाएगा। तो 2 टाइम इस x और 5x को जो ना, इस fx की वैल्यू मैंने रखी, x और 5x को कंबाइन करके यहाँ से क्या लिख सकते हो, माइनस 5x। तो एक काम करो, माइनस भी बाहर कर दो, तो माइनस 2 टाइम, अब आ गया स्मॉल 5x, 2 तो बाहर ही है, सो इन दोनों को मिला के लिखा मैंने माइनस 5x, तो माइनस बाहर 2 बाहर, कैपिटल 5x। अब आपको लगाने हैं बाई पार्ट। अब बाई पार्ट में आप लोग आइलेट का रूल जानते हैं, हाँ, सो यू नो आइलेट रूल। तो u किसको अज्यूम करते हैं, जो इंटीग्रेबल है या जो डिफरेंशिएबल है। u आप u भी लेते हैं ना, है ना। सो u का बाद में डिफरेंशिएशन होता है ना, जब आप u भी का इंटीग्रेशन क्या होता है, u बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस, फिर u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो u का एट लास्ट डिफरेंशिएशन होता है सेकंड टर्म में। तो आप वो टर्म लो जो डिफरेंशिएबल है। तो 5 डिफरेंशिएबल है क्योंकि 5 कैपिटल 5 का डेरिवेटिव स्मॉल 5 होगा। सो व्हाट यू डू, और इसका इंटीग्रेशन इजीली किया जा सकता है क्योंकि डेरिवेटिव नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन आसान है। तो ये इंटीग्रेबल फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यहाँ पे इजीली दिस इज इंटीग्रेबल, दिस इज डिफरेंशिएबल। तो u इंटू वी में हम u उसको लेते हैं जिसको डिफरेंशिएट करना हो, और v वो लेते हैं जो इजीली इंटीग्रेबल हो। तो मेरा 5 डैश इजीली इंटीग्रेबल, अप्लाई बाई पार्ट। सो माइनस 2, अब मैं क्या करूंगा, u आउट, तो u किसको बाहर करेंगे, 5 कैपिटल 5 को, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस, अब जिसको बाहर किया उसका डिफरेंशिएशन, तो कैपिटल 5 का डिफरेंशिएशन स्मॉल 5 डायरेक्टली लिख देता हूं। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 5 डैश का इंटीग्रेशन 5 dx, लिमिट है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। देखो मैंने बाई पार्ट लगाया, अभी किसी को अभी भी दिक्कत है बताओ, मैंने बाई पार्ट यूज किया अभी। नाउ ये है 5x और इंटू इंटीग्रेट हो गया आएगा स्मॉल 5x, इसका अलग लिमिट ले लो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये अलग अलग कर लो, माइनस 2 को दोनों में शिफ्ट कर दो साथ में, ये माइनस 2 और ये माइनस प्लस 2 हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और ये स्मॉल 5 स्क्वायर x dx। अब आपको क्या देखना है यहाँ पे, अब आपको ये देखना है कि इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो मैं लिख के बता देता हूँ डायरेक्टली, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। सो इसमें अपर लिमिट पुट करो, तो कैपिटल 5 एट प्लस इंफिनिटी इंटू स्मॉल 5 एट प्लस इंफिनिटी। बताओ जी, कैपिटल 5 CDF की वैल्यू प्लस इंफिनिटी पे क्या होती है, 1। सो दिस इज 1। स्मॉल 5, इस फंक्शन में x को प्लस इंफिनिटी रखो, जो PDF है नॉर्मल 0 1 का, उसमें कितना 0, तो 0 हो गया। देन अपर लिमिट 0 आएगी इसकी, मतलब कहते ना जब लिमिट है माइनस प्लस इंफिनिटी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब कैपिटल 5 एट माइनस इंफिनिटी, स्मॉल 5 एट माइनस इंफिनिटी। अब बताओ CDF की वैल्यू माइनस इंफिनिटी पे 0। अब अगेन इस PDF में जो स्मॉल 5x है उसमें x को रखो माइनस इंफिनिटी,
स्टिल 0, तो 0 आ गया। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि ये टर्म हो गया आपका 0। आप पुट करोगे प्लस इंफिनिटी तब भी 0 देगी, माइनस x को माइनस में रखोगे तब भी 0, माइनस 0 आ गई, तो ये 0 हो गई, खत्म। तो मेरे पास क्या बचा? सो मेरे पास फाइनली जो रिमेनिंग है वो ये है, क्या है? वो है 2 टाइम माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी स्मॉल फाई स्क्वायर एक्स dx। अब आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, आपको बस ये डिसाइड करना था पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी। अब प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई फंक्शन नॉन नेगेटिव है तो उसका इंटीग्रेशन भी नॉन नेगेटिव होगा, ठीक है, किसी इंटरवल पे। मतलब कोई एक्स एक्सिस के ऊपर फंक्शन, नॉन नेगेटिव मतलब क्या? 0 के ऊपर y बराबर 0 क्या? एक्स एक्सिस। कोई फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एरिया निकालोगे a से b इंटरवल में, पॉजिटिव ही आएगा। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि इफ फंक्शन इज अ पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव तो इंटीग्रेशन विल आल्सो बी नॉन नेगेटिव। मेरा मतलब ये है कि मुझे अब ये डिसाइड करना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इंटीग्रेशन भी पॉजिटिव होगा, तो फाइनली ये मेरा पॉजिटिव आएगा। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। देख लो भैया, कहीं कैलकुलेशन करने के बाद देख लो। सो तो आंसर हो गया EX इज पॉजिटिव, यही करेक्ट है, सिंगल करेक्ट आंसर है। तो ये आ गया। इसका CDF भी हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे ही बाई पार्ट करना पड़ेगा फिर से। तो अगर जैसे ये ना जो CD ऑप्शन है, C एंड D ऑप्शन में क्या पूछ रहा है? ये वही तो पूछ रहा है। अगर C ऑप्शन देखोगे तुमसे पूछ रहा है CDF एट 0, तो CDF एट 0 का क्या मतलब है? माइनस इंफिनिटी से 0 में इंटीग्रेट करना है तुम्हें उसके PDF को, जो 2 फाई एक्स इंटू कैपिटल फाई एक्स है dx, ये है। अब यहाँ थोड़ा कर लो कैलकुलेशन, तो जरूरत नहीं है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन था तो एक ऑप्शन ट्रू आ गया, बाकी छोड़ सकते हो। अभी घर पे प्रैक्टिस के लिए यू कैन ट्राई। सो 2 टाइम फाई, एक तो स्मॉल फाई है, स्मॉल फाई एक्स, और कैपिटल फाई स्मॉल फाई डैश एक्स है। अब तुम ये बताओ, एक फंक्शन भी है और उसका डेरिवेटिव भी है, तुम लोग क्या करते थे उस टाइम? वैसे क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन, है ना? तो सब्स्टिट्यूट कर लो, इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है तो यू टेक t इज इक्वल टू स्मॉल फाई एक्स, t ले लो इसको, तो उसका डेरिवेटिव अवेलेबल dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं CD ऑप्शन के लिए काम कर रहा हूं, तो मैं t बराबर स्मॉल फाई एक्स लेता हूं तो dt हो जाएगा फाई डैश एक्स dx, नया वेरिएबल। तो ये इंटीग्रेशन अब कन्वर्ट होगी 2 टाइम t dt, t की लिमिट क्या भाई? तो जब माइनस इंफिनिटी रखोगे तो क्या बनेगी? ये जो तुम्हारा नॉर्मल 0-1 का PDF है उसमें x को माइनस इंफिनिटी रखो, अभी तुम्हें देखा था 0 आया था, और जब 0 रखोगे तो क्या होगी? इसमें 0 रखो, इस फंक्शन में x को 0 रखो, तो 1/√2 पाई। सो कहने का मतलब ये हो गया 1/√2 पाई, तो 0 से 1/√2 पाई। अब इंटीग्रेशन तो आप लोगों को 2t का आता ही है, 2t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर, सो t स्क्वायर लिमिट 0 से 1/√2 पाई, पुट कर लो भाई लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आंसर आया? 1/2 पाई माइनस 0, तो आंसर आ गया 1/2 पाई। देखो, तो मैं CD ऑप्शन के लिए सॉल्व कर रहा था, तो मैंने अभी क्या सॉल्व किया? CDF एट 0 1/2 पाई, तो ये क्या कह रहा था कि ये 0.5 से ज्यादा है, तो बताओ भाई ये कितना आएगा? 0.5 ज्यादा तो नहीं आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 है ना, तो मतलब ये हाफ से, तो मुझे लग रहा है ये कम ही होगा हाफ से, क्योंकि वैल्यू डिनोमिनेटर 2 पाई ज्यादा है ना 2 से, इसीलिए। तो ये मतलब ये C ऑप्शन गलत हो गया ना, और ये बोल रहा है कि P मोर देन इक्वल टू हाफ लेस देन। अब इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट लूँ दोगे तो ऐसे डायरेक्टली कर देता हूं मैं। तो हमने ये डिसाइड किया कि f0 लेस देन हाफ है, सो 1 माइनस f0 कितना होगा जी? पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, इनइक्वालिटी चेंज, ये होगा
और ये कुछ और नहीं, यही प्रोबेबिलिटी है x मोर देन 0। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो मोर देन हाफ। सो कहने का मतलब ये हुआ कि ये भी गलत हो गया। तो मैंने चारों ऑप्शन सॉल्व कर दिया, अब देख लो आप लोग। ये कह रहा था लेस देन 0.25 होगा, नहीं ये तो मोर देन हाफ होगा। और ये बोल रहा था मोर देन हाफ होगा, नहीं ये तो लेस देन हाफ था। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपके चारों ऑप्शन सॉल्व हो गए। कोई डाउट है? देख लो। यहाँ EX निकाला, यहाँ CDF फाइंड किया 0 पे, और D ऑप्शन जस्ट कॉम्प्लीमेंट है उसका, C का कॉम्प्लीमेंट D है ना, उससे आ गया, ठीक है। सॉल्व करके आओ तो और सीखने को मिलेगा, जब खुद सॉल्व करके आओगे ना तो आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट बताओ भाई 13 के बाद। 25। और ये सब एक लेवल के क्वेश्चन है, ये यूं ही आम क्वेश्चन नहीं है। जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं कहीं ना कहीं उसमें कॉन्सेप्ट है, चाहे आसान क्वेश्चन भी है उसमें भी कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट तुमसे पूछ रहा है। बुक्स में क्या है, जस्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए एग्जाम्पल बना देता है आसान सा, लेकिन ये सब PYQs है, इसमें एक लेवल है। तो आपको नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीखना है। एक मिनट तुम पहले 25 देखो जिसने पूछा है। हाँ आई थिंक इंटीग्रेशन का कुछ प्रॉब्लम है, देखो जैसे मतलब अब अगर कोई जैसे देखे x² कैलकुलेट करें +, हाँ ऐसे तो नॉर्मली हो नहीं रहा है, पर मैंने उसमें पढ़ा था कि ये एक प्रॉपर होगा तो यूज करके तो इम्प्रॉपर सॉल्व कर दो, क्या दिक्कत है। तुम ये थोड़ा इंटीग्रेशन का वही वाला प्रॉब्लम है इसमें, नहीं मतलब इंटीग्रेशन करना डिफिकल्ट है। हाँ कोई सॉल्व करके देखना, कोई कैलकुलेशन मुश्किल तो क्वेश्चन नहीं है, जस्ट इंटीग्रेशन है। E of x² इज इंटीग्रेशन x² टाइम दिस, तो x² अपॉन दिस हो जाएगा। आप सब्स्टिट्यूशन कुछ करके देखो, 2 ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो। प्रॉपर वाला लॉजिक बस बता दो, नहीं पढ़ा। अरे नहीं इम्प्रॉपर अभी आएगा, डिफरेंशियल कैलकुलस में भी आएगा जो चल रहा है उसमें, नहीं इंटीग्रल कैलकुलस में आएगा इम्प्रॉपर। उसमें कुछ है नहीं इम्प्रॉपर में खास, ये होता है कि फंक्शन या तो डिफाइन ना हो या कोई लिमिट -∞ +∞ से हो जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इम्प्रॉपर में ऐसे, बस तुम्हें इंटीग्रेट करना है समहाउ। सर इसमें ये लॉजिक लगेगा लाइक सब्स्टिट्यूशन जब करेंगे ना तो बीटा फंक्शन मतलब कि बीटा फर्स्ट काइंड में बन जाएगा x⁻m−1 into 1 - x of n-1। अच्छा वो कन्वर्जेंस होता है m और n ग्रेटर देन 0 के लिए। हाँ तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा फिर, मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब कि वहाँ पे नेगेटिव पे आ रहा था। सर x = √2 tan थीटा पुट करेंगे तो भी आ जाएगा। हाँ उससे ट्राई कर सकते हो, जैसे a² + x² जब हम इंटीग्रेट करते थे तो a² + x² फॉर्म जब आता था तो हम लोग क्या करते थे कि x को रिप्लेस करो a tan थीटा, तो उस तरीके से x को तुम रिप्लेस करो √2 tan थीटा, तो x = √2 tan थीटा लेके इंटीग्रेट करो तो मिल जाएगा कुछ ना कुछ, तो वहां से इंटीग्रेशन आई थिंक इनफाइनाइट आएगी। वही ना, एक अप्रोच नहीं, अप्रोच बहुत सारे हो सकते हैं। तीसरा जो तो एक तो तरीका वो बता दिया कि तुम उसको बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करो, देन उससे देखो, तो वो भी कर सकते हो। तो एग्जिस्ट करने के लिए अल्फा बीटा मोर देन 0 होना चाहिए, नहीं तो तुम x को √2 tan थीटा कंसीडर करके इंटीग्रेट करो, क्योंकि डेफिनेशन सबको पता है EX² का, जस्ट इंटीग्रेशन करना है। तो करना ट्राई भाई √2 tan थीटा लेके। बीटा में देंगे तो 1 + x करना चाहिए ना, दो आएगा। तो बनाओ 1+ उसके लिए, यहाँ x² भी तो है। हाँ तो कॉम्प्लेक्स x² को t² ही ले लो, और वो मिल जाएगा। तो 1 + x² को t ले लो तुम, ठीक है ना। अगर तुम बीटा में कन्वर्ट हो तो 1 + x² को t ले लो, फिर उसको चेंज करके देखना, फिर फॉर्म बनेगा शायद, तो ऊपर x की पावर कुछ आ जाएगी, 2 पार्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो 2 अप्रोच है, एक तो वो है बीटा वाला फॉर्म, बीटा में कन्वर्ट करो, दूसरा अप्रोच हो गया कि x को √2 tan थीटा लो, दोनों से ट्राई करके देखना। हाँ जी नेक्स्ट बताओ जो पूछ रहे थे। अगला डाउट है किसी को? 49
अभी कोई पूछ रहा था 13 15 में से कोई पूछ रहा था कुछ? 10 to 20 में किसी को डाउट है? 10 to 20 में 20 to 30 ट्राई करके आओ, ट्राई नहीं किया तो ट्राई करके आओ, ट्राई करके आओ, फिर सीखने को ज्यादा मिलेगा। 49 म्यूट बोला आगे तो म्यूट कर लो, आवाज आ रही है तो जब बोलना हो तो बताना। तो 49 चलो 49 क्वेश्चन जो है ये वाला ना, तो इसमें अगर हम सॉल्व करें, अच्छा क्वेश्चन है हालांकि, तो देखो जी ध्यान से, तो पहले तो मैं एक कॉन्सेप्ट बता दूं आप लोगों को, आई थिंक बताया होगा। एक कॉन्सेप्ट इससे पहले बताऊं अगर, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू पीडीएफ्स, है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा और स्पेशलाइज्ड फॉर्म है। सो ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बोलेंगे, जहां पे अल्फा जो होगा, अल्फा कोई नंबर है, अल्फा या लैम्डा ले सकते हो आप। अगर आपको अल्फा में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो आप लैम्डा लेके काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये लैम्डा टाइम मतलब कोई भी कांस्टेंट है, मेरा मतलब ये है कि 1 माइनस लैम्डा, जहां लैम्डा की वैल्यू जो होगी लैम्डा इज बिटवीन 0 1। सो क्या होगा बताओ? F1 F2 पीडीएफ है तुम्हें गिवन है, तो क्या fx जो मैंने डिफाइन किया है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ F1 F2, क्या वो भी पीडीएफ होगा? यस और नो? यस सर। ठीक है ना, तो ये पीडीएफ होगा। देन दिस इज आल्सो अ पीडीएफ। नेक्स्ट थ्योरम कि लेट कैपिटल F1 एंड कैपिटल F2 आर टू CDFs। सो आर टू CDFs, दो CDFs हैं। देन fx ऑफ x अल्फा टाइम, ये फिर से मैं अल्फा आ रहा ना क्योंकि अल्फा लिखने की आदत है। सो लैम्डा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा टाइम f1x प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम f2x। ठीक, तो ये हो गया लैम्डा टाइम f1x प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम f2x, जहां लैम्डा जो है 0 1 के बीच होगा। सो F1 F2 2 CDFs है, तो इसका भी कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन इज आल्सो अ CDF, इज अगेन अ CDF। सो जो पिछला क्वेश्चन है वो इस कॉन्सेप्ट पे है, पिछला क्वेश्चन जो है वो इस वाले कॉन्सेप्ट पे है। ठीक, चलिए अच्छा कहाँ के क्वेश्चन आगे है, देखो ध्यान से। सो यहाँ fx है लैम्डा टाइम f1x प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम f2x। अब तुम मुझे बताओ f1 क्या है और f2 क्या है? बोलो भाई। f1x ऐसा चलो कि पीडीएफ बना रहा हो, हाँ तो पहले तुम इधर बनाओ, देखो e की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, यही तो बना रहा ना ये। तो यहाँ क्या चाहिए? 1/√2 पाई, ये हो गया ना, पीडीएफ हो गया ना ये पहला टर्म वाला। दूसरे टर्म में क्या चल रहा है? e की पावर माइनस हाफ। अब देखो एक्स्ट्रा क्या है यहाँ e की पावर में, तो एक्स्ट्रा है x माइनस 0, या है ना, यहाँ भी लिख सकता है x माइनस 0 अपॉन 1, तो x माइनस 0 अपॉन कितना एक्स्ट्रा है? 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी 1/√2 पाई चाहिए। चलो अच्छा सिग्मा भी तो चाहिए, 1/√2 पाई सिग्मा।
सो 1/√2 पाई। सिग्मा क्या है तुम्हारे यहाँ से 2, तो यहाँ 2 चाहिए ना, मतलब नॉर्मल का पीडीएफ है, आपको याद है किसी पीडीएफ में e की पावर x² कब आता है, वो नॉर्मल में ही आता है। सो पहला वाला जो होगा पीडीएफ 1/√2 पाई e की पावर माइनस हाफ x², 1/√2 पाई सिग्मा e की पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू बाई। तो कहने का मतलब ये हो गया। सो व्हाट इज योर लैम्डा, मुझे बताओ लैम्डा क्या है, व्हाट इज लैम्डा? 1/4 हाँ 1/4। सो ये 1/4 f1x प्लस 3/4 f2x। अब ध्यान से देखो, ये जो f1 है ना, जिसको मैं x1 रैंडम वेरिएबल बोल देता हूँ, ये है नॉर्मल 0 1, और f2 जो है जिसको मैं x2 बोल देता हूँ, क्या है डिस्ट्रीब्यूशन x2 का? नॉर्मल 0 4। नॉर्मल 0 4, हाँ 0 वेरिएंस 4। तो इस तरीके से आ गया। तो ये आपका पीडीएफ इस फॉर्म का है। और आपसे पूछ क्या लिया, ex², ex4। अच्छा, तो एक काम करो, वेरिएंस है ना करके लिख सकते हो तुम। बोलो, एक मिनट। तो यहाँ पे क्या है, x अगर नॉर्मल 0 1 है, देन क्या होता है, x की पावर जो है ऑड, ये इवन कितना आता है और x की पावर ऑड, चलो ऑड पहले लेता हूं मैं। सो एक्सपेक्टेशन x की पावर ऑड नंबर कितना आएगा भाई? 0। और एक्सपेक्टेशन x की पावर इवन नंबर 1 into 5 up to 2n minus 1। 1 into 3 into 5 into 2n minus 1। हाँ, इससे एक छोटा नंबर नहीं, सो 2n minus 1 तक, फाइन। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। तो इसको मैं जनरलाइज करता हूँ। ये देखो, ये सब थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं जो तुम एग्जाम टाइपली यूज कर सकते हो। सो ये हो गया, इसको मैं जनरलाइज करता हूँ। तो जनरलाइज करने का मतलब है कि अगर मेरा x है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, ठीक, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ, या तो मैं पहले ठीक से लिख देता हूँ, इसको मॉडिफाई कर दूंगा, है ना। तो x माइनस म्यू बाई सिग्मा, तो मतलब समहाउ मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल ही बना रहा हूँ। सो इसकी पावर कोई ऑड पावर होगी तो ये 0 आ जाएगी, है ना। तो यहाँ बेटर है 2n+1 के बजाय 2n-1 लिख दो, मतलब वो ताकि n नेचुरल नंबर के लिए होल्ड करे। तो यहाँ पे 2n-1 कर दो। सो n को नेचुरल नंबर रखेंगे। दिस इज अगेन 0 एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू बाई सिग्मा, इसकी पावर 2n, सेम वे में 1 3 5 अप टू 2n-1, यही ना। तो कहने का मतलब ये हो गया, इसको और एक्सपैंड करूं तो x माइनस म्यू की पावर 2n, दिस विल गिव यू 1 3 5 7 2n-1 इनटू क्या होगा, हाँ इसको इधर भेजा मैंने, तो सिग्मा रेज़ टू 2n, ठीक। चलो, तो अब आपके क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज होगा, जो अभी ये क्वेश्चन है उसमें ये फॉर्मूला यूज होगा। है तो कई बार ये सब चीजें पढ़ाते हुए याद नहीं आती, जैसे क्वेश्चन आया तो याद आया कि हाँ इसको यूज कर लेते हैं, इस तरह से। सो इसको यूज कर लो, तो इससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखो करता हूं मैं। तो यहाँ पे क्या है, मुझे चाहिए एक्सपेक्टेशन x की पावर 4, ठीक। तो ध्यान से देखो, तो बाय डेफिनेशन x की पावर 4 fx dx, दिस, इसको ओपन करोगे तो 1/4 टाइम f की जगह ये पुट करना तुम, तो 1/4 बाहर
e ऑफ x1 की पावर 4 3/4 बाहर e ऑफ x2 की पावर 4 बनेगी। हाँ या ना, देख लो fx को हटा के जब तुम ये लिखोगे, जब ओपन करोगे तो x4 इंटू f1 आया होगा 1/4 बाहर, फिर x4 इंटू f2 आया होगा 3/4 बाहर, तो ये हो गया। अब इसकी वैल्यू उस फॉर्मूले से लिख लो, तो देखो ध्यान से, इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू लिख रहा हूं मैं 1/4 टाइम e ऑफ x1 तो खुद नॉर्मल 0 1 है, ठीक, तो पावर 4 है, तो क्या आएगी इसकी वैल्यू 1 इंटू 3, क्योंकि पावर 4 है ना, तो यहां तक का ऑड नंबर, तो 1 इंटू 3 पे रह जाएगी। सो 1 इंटू 3 प्लस 3/4 एज इट इज। अब यहाँ x2 का डिस्ट्रीब्यूशन था नॉर्मल 0 4, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगी, ये वाला बात कर रहा हूं मैं, मीन तो 0 ही है ना, तो x की पावर 4 2 इंटू ना 2 n2 है तुम्हारा, तो 1 इंटू 3 4 ही है, तो 1 इंटू 3 तक जाएगा, सिग्मा की पावर 2n। तो कहने का मतलब ये हो गया 1 इंटू 3 इंटू, अब क्या लिखूं, फोर की पावर 4 नहीं है, सिग्मा की पावर 2n है ना, सिग्मा कितना है 2, 2 की पावर 4 ना, या 4 की पावर 2 लिखो। यहाँ क्या है, ये सिग्मा की पावर 2n है ना, तो 2n तुम्हारा कितना है 4, तो 2n 4 होगा ना, और सिग्मा है, सिग्मा स्क्वायर थोड़ी है, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर की पावर 2n नहीं है ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करना है, तो 2 की पावर 4। सो क्या, या तो वैसे लिख लो या वो इसको ऐसे कर लो, इसको तुम चाहो तो ये लिख सकते हो कि सिग्मा स्क्वायर की पावर n वेरिएंस की पावर n, इस तरह से। सो एनीवे सिंपलीफाई करो क्या आंसर आता है। सो ये हो गया 3/4 फाइनली, और ये हो गया 2 की पावर 4 16, कैंसिल करो जरा, फाइनल बताओ कैलकुलेशन करके टोटल कितना आया। ठीक है, इसका कैलकुलेशन बताओ टोटल सिंपलीफाई करके। 147/4, बाकी लोग वेरीफाई करो भाई। तो ये आ गया आपका। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने 4 टाइम EX4 इसलिए पूछा था ताकि ये 4 बैलेंस हो जाए, है ना। तो ये हमने जो निकाला है, हमने फाइंड किया E ऑफ x की पावर 4 निकाला एक्चुअली। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये 4 टाइम है, यहाँ पे 4 टाइम बोला है इसने। ये भी एग्जाम में भी ध्यान रखना, गलती से आप लोग ये एंटर कर दोगे, कई बार ऐसा होता है। ध्यान है पूछा क्या है, 4 टाइम EX की पावर 4 पूछा है, तो 4 इधर बुला लो, तो इसका आंसर हो गया 147। अब कोई डाउट है तो बताओ इसमें। तो एक तो ये वाला हमने ब्रेक किया और दूसरा ये कॉन्सेप्ट यूज किया। नेक्स्ट बताइए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, या अगर इसमें कुछ डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी वाला ये था अभी PYQ यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जैम MS 2005-23। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि एक एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए, सीखोगे। देखो अभी इनिशियल प्रोसेस है, पहली बार कर रहे हो, अभी नहीं करोगे
जब मैं अभी क्रैश कोर्स में दोबारा ये असाइनमेंट डिस्कस करूं, अभी टॉपिक वाइज कर रहा हूं, यही से ईयर वाइज करेंगे, तो तुम देखोगे मेरे यहाँ ज्यादातर बच्चों को पता होगा, अच्छा ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, क्यों? क्योंकि वो पहले कर चुके, तुमको कॉन्सेप्ट पता है। तो अभी क्या होगा, अभी नहीं पता होगा, तब आपको लगेगा कैसे बता रहे, इतने सारे लोग कैसे पता है। तो आपको अभी भी स्टार्ट, कभी सॉल्व करो, तो बाद में जब ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस दिखेंगे कहीं भी, चाहे टेस्ट में, चाहे असाइनमेंट में, चाहे कहीं भी किसी किताब में, तो आपको फटाफट समझ आएगा, ओके तो ये ऐसे होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी तो सीखना है ना। जैसे इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कैसे होगा, लीनियर है ना, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन वाला था, तो उस तरीके से क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि ऐसे सॉल्व होगा। आपको दिखना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व, अप्रोच पता होना चाहिए, ये है। वही ना, ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में लोग 50 नंबर नहीं ला पा रहे, आप यही सोचना ना आपको कि इस पेपर्स में ऐसे क्या हो रहा है। और ऐसा नहीं कि अभी पहले भी जो कभी भी एंट्रेंस में जनरली 50, 60, 70 ही जाता है टॉप रैंकर्स का स्कोर, वो जेडबली में आज 100% हो रहा है, कि अभी जैम गेट नेट में इन सब में ऐसा नहीं हो रहा है। अभी तो 50 के आसपास ही फर्स्ट रैंकर 50-60 में ही रहते हैं। हाँ भाई 15। देखो ठीक है, एक्स वाई जेड बी द इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल विथ रेस्पेक्टिव MGF। तो इसको ध्यान से देखो, x है 1/1 - t, किस रैंडम वेरिएबल का ये MGF है? व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x? सो 1/1 - बीटा t या 1/1 - लैम्डा t, MGF यूनिकली डिटरमिन डिस्ट्रीब्यूशन। तो और कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता जिसका ये MGF हो। एक्सपोनेंशियल 1 my t²/2, बताओ जी, e की पावर t²/2, ये किसका MGF है? e है ना, तो याद है e की पावर म्यू t प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर t स्क्वायर। सो नॉर्मल क्या होता है, e रेज़ टू पावर म्यू t प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर t स्क्वायर। तो म्यू इज 0, हाफ सिग्मा स्क्वायर t सिग्मा स्क्वायर इज 1, तो मतलब y इज नॉर्मल 0 1, और यही MGF z का भी है। सो z इज ऑल्सो नॉर्मल 0 1, ठीक है, और इंडिपेंडेंट मुझे पहले दे रखा है। सो अब यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे देखो, सो w, तो तुम्हें 2x का पहले देखो, x का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1 है, 2x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा भाई? एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2, और आपको पता है कि मीन 2 का मतलब यही डिस्ट्रीब्यूशन किसका है? chi² 2 का। सो 2x का डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन x इज एक्सपोनेंशियल 1, हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा हुआ है, y इज इक्वल टू 2x है, आप फॉर्मूला लगा लो ट्रांसफॉर्मेशन वाला, कोई भी CDF अप्रोच या फॉर्मूला अप्रोच। सो यू विल गेट, जो CDF, जो x का PDF क्या है? e की पावर -x, यही है ना अभी। सो व्हेन यू फाइंड PDF ऑफ 2x, y बराबर 2x ले लो, समथिंग और न्यू w बराबर 2x, so that 2x will have distribution half e की पावर x/2, ये आएगा। सो मतलब 2x has chi² 2 और एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2, ये हो गया। और क्या चाहिए? y²। सो 2x का डिस्ट्रीब्यूशन, y² का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जी? chi² विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। z² का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ठीक, तो मैंने इंडिविजुअली इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, इसका और इसका। अब नाउ हमने chi² देखा था, chi² इज अ स्पेशल केस ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन। सो chi² का सम, इंडिपेंडेंट chi² का सम जो होता है, दैट इज आल्सो chi² डिस्ट्रीब्यूशन। सो मींस इसका डिस्ट्रीब्यूशन chi² 2, chi² 1, chi² 1। सो w का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ गया? chi² 4। अब मुझसे क्या पूछ रहा है? तो हमारे पास अब w का डिस्ट्रीब्यूशन का चल गया chi² 4, तो मैं chi² का PDF पता होगा। सो इफ आई राइट PDF ऑफ w, लेट इन टर्म्स ऑफ w, क्या होता है? 1/gamma n/2, तो 1/gamma 2, 2 की पावर n/2, x की पावर n/2 -1, e की पावर कितना होता है?
तो माइनस n/2 है ना, तो n/2 कितना है 2x मतलब अपॉन ना मतलब x/2 ना, तो ये w/2 हो गया, ठीक है, मतलब w/2 सॉरी, हाँ। सो ये पीडीएफ आ गया। तो फाइनली अच्छा मैं x में लिख दिया, सो मुझे w में लिखना था। सो मतलब 1 अपॉन सिंप्लीफाई करो गामा 2 तो 1 हो गया। सो 1/4 w e की पावर माइनस w/2, w इज मोर देन 0। दिस इज योर पीडीएफ ऑफ w नाउ। कैसे पता चला मुझे? काई स्क्वायर n का पीडीएफ याद है मुझे, 1 अपॉन गामा n/2 इनटू डिनोमिनेटर में 2 रेज़ टू पावर n/2 x रेज़ टू पावर n/2 माइनस 1 e रेज़ टू पावर माइनस x/2। दैट इज द पीडीएफ ऑफ काई स्क्वायर n। आपको भी याद रखना पड़ेगा, जो भी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसका याद रखना है। तो काई स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ गामा, गामा n/2 1/2 होता है एक पीडीएफ के हिसाब से। सो उसके लिख दिया पीडीएफ। अब तुमने पीडीएफ में क्या ये प्रोबेबिलिटी निकल आएगी? अब बताओ भाई, शांत, तुम्हारा डाउट था ना, हो जाएगा? आप इसको इंटीग्रेट कर लो 2 से इंफिनिटी में, मोर देन 2 है। सो जस्ट प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए w मोर देन 2। सो मींस वी हैव टू इंटीग्रेट 2 टू इंफिनिटी दिस पीडीएफ एफ डब्ल्यू ऑफ w dw। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। सो ऐसे सोचना वो मैं कैसे कर रहा हूं सॉल्व। सिंपली आपको 1 by 1 सोचना है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन। देन मुझे 2x वो चाहिए था, 2x आ गया y स्क्वायर z स्क्वायर, फिर इसका सम क्या आएगा। तो सब में एक एक कॉन्सेप्ट है ना। यहाँ कॉन्सेप्ट mgf टू डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड किया, फिर वहां से 2x का डिस्ट्रीब्यूशन आया ट्रांसफॉर्मेशन, देन सम आ गया। तो इन्हें बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिला दिए क्वेश्चन में इस तरीके से। एक मिनट अच्छा अच्छा, हाँ उससे भी कर सकते हो अगर। तो वेरिएंस किसका निकालेंगे? जैसे 2x का वेरिएंस है y स्क्वायर, तो उसका मुझे उसका पता ही है, y स्क्वायर का पता है, z स्क्वायर का पता है। हाँ डिपेंडेंट है तो वेरिएंस 0 हो जाएगी। हाँ तो वेरिएंस ऑफ w हो जाएगा फिर वेरिएंस ऑफ 2x प्लस वेरिएंस ऑफ y स्क्वायर। ठीक है, वो यहाँ से दिख गया, वेरिएंस ऑफ w 8 आ गया। उसके बाद तो जैसे इसका y स्क्वायर, उसके बाद x माइनस मीन बाय सिग्मा होगा डालेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड नॉर्मल निकल जाएगा। ओके ओके लेकिन ये कैसे निकलेगा? अच्छा वैसे ही निकलेगा, वैसे ही निकालोगे तो हाँ कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तुम कोई और अप्रोच से भी कर सकते हो, प्रॉब्लम मुझे ये समझ आया है ना। और भी तरीके हो सकते हैं यार, जैसे कर रहा है। नेक्स्ट, तो इसमें हो गया मतलब दूसरा वाला पीडीएफ है। सो ये था PYQ सो अभी हम सॉल्व कर रहे थे PYQ मल्टीवेरिएट है ना, ये स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट अभी हमने मल्टीवेरिएट कर रहे थे ना। सो अभी हम ये सॉल्व कर रहे थे PYQ यूनिवेरिएट, ये बोला था अभी PYQ यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, PYQ स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट। ये ओपन करते हैं। तो सॉल्व करो, एक एक दिन में कम से कम 100 क्वेश्चन डेली सॉल्व करो कम से कम। और ड्राइव में 10 लाख से ज्यादा क्वेश्चन है पूरे, तुम्हें कम से कम 2-4 साल तो लगेंगे कंप्लीट करने में, लेकिन उतने करने नहीं है। पहले PYQ करने हैं, फिर असाइनमेंट जो पॉसिबल है वो करो, नहीं तो टेस्ट के थ्रू सारा हो ही जाएगा। अगर सारे टेस्ट तुम अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो हमने ऐसे कहा है कि मॉक टेस्ट में 100 टेस्ट होगा, अभी भी डेली 2 टेस्ट चल रहा है हर सप्ताह, तो पूरे मिला के 150-200 टेस्ट हो जाएगा। तो पूरे मिला के इसी में अगर तुम 60 क्वेश्चन के हिसाब से अगर 100 टेस्ट हो गए तो 6000 क्वेश्चन तो यही हो जाएंगे। ये चीज़ है, लेकिन सारे टेस्ट हो गए तब तो सोचोगे कि नहीं अचानक हम शक्तिमान बनेंगे, एक दिन में सारे टेस्ट निपटा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर बाद में रिग्रेट करोगे और कुछ नहीं होगा। इसलिए जो टेस्ट हो रहा है देते जाओ, क्योंकि इतने टेस्ट तुम एक दिन में दे ही नहीं पाओगे, और दे के भी क्या ही होगा जब तुम एनालिसिस नहीं कर पाओगे तो। हाँ सेकेंड फोर्थ, अच्छा सेकेंड वाला, सेकेंड में है कि x be a binomial random variable with parameter np where n is the positive integer, okay, and अल्फा जो है
प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस एनपी मोर देन इक्वल टू n। यहाँ से पहले चेबीशेव इनइक्वालिटी लगाओ, सॉरी कौन सा है, चेबीशेव है ना। नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन वाले से आई नहीं अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाना तुम्हें, क्यों अप्रोक्सीमेशन लगाना है? ये देखना x माइनस म्यू मोर देन एप्सिलॉन फॉर्म का है, तो ये एक्चुअली चेबीशेव इनइक्वालिटी यूज करने को कह रहा है। टाइम है ना, बहुत टाइम है। तो नेक्स्ट क्लास तक आप लोग ये असाइनमेंट कंप्लीट करके आओ। 4 असाइनमेंट है, यूनिवेरिएट, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट, जैम के 2 हो गए, गेट में रैंडम वेरिएबल और स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट 2 गेट के हैं, 4 हो गए, और भी जो बाकी नॉन पीवाईक्यू वाले थे। कभी ना कभी सॉल्व तो करना है एग्जाम से पहले, नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, सिंपल सी बात। क्योंकि सिलेक्शन उनका होगा ना जो सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी भगवान तुम्हारे फेवर में उठाएंगे, उनका फेवर में नहीं होगा जो मेहनत कर रहे हैं। तो सो एक्स भी है बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, एक्स क्या है, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है विथ पैरामीटर एनपी, ओके। where n is a positive integer, जहां p की वैल्यू 0 से 1 के बीच है, अल्फा की वैल्यू जो है आपके पास प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस म्यू, म्यू इसका बाइनोमियल का np होगा, मोर देन इक्वल टू रूट n। सो बताओ भाई, लेस देन इक्वल टू क्या होता है, चेबीशेव इनइक्वालिटी, क्या लिखूं? हाँ, वेरिएंस npq अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर, तो रूट n का स्क्वायर मतलब n हो जाएगा जस्ट, तो n n कैंसिल, मतलब तो अल्फा इज लेस देन इक्वल टू n, n कैंसिल हो चुका है, pq, तो q का मतलब 1 माइनस p ही बोल दो, तो अल्फा इज लेस देन इक्वल टू p, अल्फा तो प्रोबेबिलिटी है ना, तो मोर देन इक्वल टू 0 तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या तुम इसका अपर बाउंड बता सकते हो, ये किससे लेस होगा, क्या इसका अपर बाउंड निकाल पाओगे? p क्या है, p तो पता है ना 0 से 1 के बीच का नंबर है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारा एक फंक्शन है gp बराबर p माइनस पी स्क्वायर, जहां p बिलोंग्स टू 0 to 1, और अभी मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को एब्सोल्यूट मैक्सिमा बताया, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, तो ये एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा क्वेश्चन हो गया कि g ऑफ p एक फंक्शन है दैट इज p माइनस पी स्क्वायर, p लाइज बिटवीन 0 and 1, तो आपको इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है। देखो जानो इसका अपर बाउंड क्या है, तो अपर बाउंड का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो इसको मैक्सिमाइज कर लो, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उससे तो कम ही होगी ना ये बाकी वैल्यू, तो किसी फंक्शन को कैसे मैक्सिमाइज करते हो आप, g डैश p इज इक्वल टू 0, तो g डैश p मतलब पहले g डैश p निकाल लो, सो 1 माइनस 2p इज इक्वल टू 0, p बराबर 1/2। अब जब भी आपको वेरिएबल किसी क्लोज इंटरवल में दिया है, सो क्रिटिकल पॉइंट एज वेल एज एंड पॉइंट आपको कंसीडर करना है, देन आपको फंक्शन की वैल्यूज निकालनी है। सो g0 0, g1 0, g और हाफ 1/4 आएगा, तो यही लार्जेस्ट है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा जो आप लोग बता रहे थे सही था ना, सो दिस इज 1/4, चाहे कोई भी p आप ले लो 0 1 के बीच, तो 0 से 1 के बीच p कुछ भी लो, p माइनस पी स्क्वायर हमेशा 1/4 से कम ही आएगी, तो मतलब ये हो गया कि अल्फा की वैल्यू 0 और 1/4 के बीच में आएगी। ठीक है, देख लो, तो हमारा मिल गया अल्फा 1/4 से कम है, तो ये 1/4 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, 1/2 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, 3/4 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, हमने कहा ये इससे इक्वल, ये किससे छोटा है, सो दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/4 फॉर एनी p यू टेक। ठीक, नेक्स्ट बताओ, 2 के बाद कौन सा था, 4। सो ये तो हमने क्लास में इस तरह क्वेश्चन ट्राई थोड़े बहुत किए थे जब पढ़ाया हुआ। देखो कह रहा है कि
लेट x इज अ बाइनोमियल 30 कॉमा, तो x इज बाइनोमियल 30 कॉमा हाफ, तो रैंडम वेरिएबल x मोर देन, तो पहले तो मुझे ये बताओ इसका सपोर्ट क्या है, व्हाट इज सपोर्ट ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल? 0 1 2 3, बीच में आया होगा 15 16 17 और फिर आया होगा 30। तो क्या आप एग्री करते हो कि प्रोबेबिलिटी एट 0 एंड प्रोबेबिलिटी एट 30 सेम आएगा इसमें, है ना? यस सर। ओके, ऐसा क्यों सोचना पड़ रहा है? ऑप्शन देख लो पहले आप कि ऐसा क्यों मुझे सोचना पड़ रहा है। इसने कहा कि 15 से आगे की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी, 15 से पीछे की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी, 15 से आगे की प्रोबेबिलिटी हाफ से ज्यादा होगी, 15 से पीछे की प्रोबेबिलिटी हाफ से कम होगी। कैसे डिसाइड करें? तो सिंपल लॉजिक ये है कि जो प्रोबेबिलिटी 0 पे है वही प्रोबेबिलिटी 30 पे है, जो प्रोबेबिलिटी 1 पे है वही प्रोबेबिलिटी 29 पे है, जो प्रोबेबिलिटी 2 पे आएगी वही प्रोबेबिलिटी 28 पे आएगी, जो प्रोबेबिलिटी 3 पे आएगी वही 27 पे आएगी, है ना? सो 3 + 30 हो रहा ना, तो जो 17 पे वो किस पॉइंट पे आएगा? तो मुझे एक बार ठीक से लिखता हूँ। सो बीच में क्या होगा? 15 15 30, तो मुझे 14 15 16 लिखना चाहिए ना। तो मतलब 14 और 16 पे सेम प्रोबेबिलिटी आएगी, है ना? आया ना? 14 और 16 पे सेम प्रोबेबिलिटी आएगी, क्योंकि ऐसा रूल चल रहा है ना, 0 30 का सम 30, 1 29 30 हो रहा है, 2 + 28 30 है, 3 27 30 है, तो मतलब 14 और 16 पे सेम प्रोबेबिलिटी आएगी, और 15 बेचारा बीच में अकेला है। तो पहले तो मुझे कोई ये बताओ टोटल प्रोबेबिलिटी का सम कितना है? हर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी ऐड करें कितना आता है? 1। तो सोचो, मैं अभी इतने की बात कर रहा हूँ, 0 से लेके 14 तक, क्या लगता है हाफ से कम होगा या हाफ से ज्यादा होगा? हाफ से पक्का कम होगा, इक्वल भी नहीं हो सकता, क्योंकि 15 बीच में है ना, क्योंकि इसकी जितनी वैल्यू आएगी, मान लो इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल लेट से कुछ नाम देता हूँ, Q है, Q ना लेके कुछ ले लो, मान लो चलो K है, तो यही वैल्यू इसकी भी K होगी, हाँ है ना? 0 से 14 तक, 0 to 14 जो भी मास आएगा टोटल, सेम मास यू विल हैव 16 to 30, लेकिन 15 पे भी तो नॉन जीरो मास है, तो मतलब दिस क्वांटिटी स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, दिस क्वांटिटी स्ट्रिक्टली लेस देन नॉट 1, 1/2 इवन, स्ट्रिक्टली लेस देन 1/2 है, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ प्रोबेबिलिटी है। मान लो 15 पे प्रोबेबिलिटी चलो बहुत कितना भी 0.01 ही है, स्टिल ये हाफ तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये हाफ होता तो हाफ 1 हो जाता, तो इस पे 0 हो जाता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मतलब अब ऑप्शन देख लो तुम ध्यान से, इतना ही काफी है समझाने के लिए। ठीक है ना, 15 से आगे की प्रोबेबिलिटी हाफ है, मतलब ये वाली प्रोबेबिलिटी हाफ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आउट। ये बोला 15 से पीछे की प्रोबेबिलिटी हाफ है, मतलब यहां से यहां तक की प्रोबेबिलिटी हाफ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक, x मोर देन 15 हाफ से ज्यादा है, मतलब मोर देन 15 ये हाफ से ज्यादा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो x लेस देन 15 लेंगे तो हाफ से कम होगा, सही बात है। 15 से पीछे मतलब वो 0 to 14 की प्रोबेबिलिटी हाफ से कम है, यस। देख लो, तुम जिन लोगों को इसमें डाउट आ रहा है देख लो, ये आएगा 1/2 की पावर यहाँ आ जाएगी 30, है ना, इस तरीके से। जिन लोगों को अगर समझ नहीं आ रहा तुम कैलकुलेट करके देख लो, ऐसे सबको समझ तो आ ही गया होगा। x = 29, तो ये आएगा 30c1 1/2 की पावर 30, यही आएगा ना, सॉरी कुछ गलत दिख रहा हूँ, ठीक है। NC0 NC1, ओके आई थिंक। फिर ऐसे ही 30c चलता रहेगा बीच में, जब तुम 14 पे, हाँ सर जैसे आपने सर ये कैसे पता किया है कि मतलब 0 की 30 के बराबर होगी 1 की? क्योंकि ये हाफ है यहाँ पे, सो 30c14 हाफ की पावर 30। एक्चुअली आप भी पता कर सकते हो, जब आप एक स्टेप, देखो कोई क्वेश्चन पढ़ा आपने, आपको लगेगा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा पेन चलाओ, जो गिवन है ना उसके आगे थोड़ा सा बढ़ो, तो कोई बच्चा ये डिस्ट्रीब्यूशन देख के
इतना तो कोशिश करेगा ही ना कि वो क्या करेगा। चलो भाई प्रोबेबिलिटी, इसका पीएमएफ क्या है, क्वेश्चन ये इसका पीएमएफ क्या है। सो 30cx हाफ की पावर x हाफ की पावर 30 माइनस x, ठीक, 30cx हाफ की पावर 30। अब ये सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है। अब मुझे पता है कि 30c0 एंड 30c1 सेम आएगा कि नहीं आएगा, चेक कीजिए। सो 30c0 एंड 30c0 एंड 30c30, यस बोथ आर सेम, तो इसलिए मैंने कहा इक्वल है, तो इसलिए मैंने ये कहा इक्वल है। 30c1 एंड 30c29 दे आर इक्वल, तो 0, 1 और 29 का सेम मास है। 30c2 इज इक्वल टू 30c28, सो NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। तो उस लॉजिक से 2 पे और 28 पे इक्वल है, 3 पे 27 पे इक्वल है। 15 में जरा अकेला है बीच में क्योंकि उसका कोई पेयर नहीं है यहाँ पे, तो इस पे जो भी वेट है टोटल 1 होना चाहिए, तो ये हाफ से कम होगा, ये हाफ से कम होगा और इस पे कुछ मास होगा। एनीवे अभी किसी को डाउट है तो बताइए, तो इस पे कुछ तो मास होगा मोर देन 0 है ना, जो भी है, मान लो इस पे C है मास, तो जो भी होगा मोर देन 0 होगा, ये है। स्टार्ट करो, स्टार्ट सॉल्विंग। तुम नहीं भी समझ रहे कुछ करो, कुछ भी करो। हाँ फिफ्थ, XY IID बाइनोमियल है विद पैरामीटर n हाफ, Z दूसरा बाइनोमियल है 2n हाफ, x बराबर y होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। थोड़ा सोचना पड़ेगा तुम्हें इस सब में, तो थोड़ा टाइम स्पेंड करो क्वेश्चन के साथ, है ना। नहीं भी सॉल्व होगा लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ट्राई करोगे तो। और ये सोच के थोड़ी पढ़ना है कि 100% लाने हैं, सीखने की कोशिश करो, मैक्सिमम सीखने की कोशिश करो। मार्क्स जितने भी आएंगे उतने में IIT मिल जाएगा। तो x y b IID बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर n एंड हाफ, ठीक है। तो x है आपका बाइनोमियल n हाफ और y भी है बाइनोमियल n हाफ और दोनों IID है। अच्छा ठीक है ना, तो हाँ अभी नहीं, x y यही है, z है 2n, वो z है, देखो बाइनोमियल 2n हाफ जो आपका z है। ओके ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है x इज इक्वल टू y है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ठीक है ना। तो इसको तुम कैसे लिखोगे, अब इसको मैं कैसे फाइंड करूं बताओ, इसका क्या मतलब है। तो x का सपोर्ट भी 0 to n है, y का सपोर्ट भी 0 to n है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x की वैल्यू मान लो k है तो y की वैल्यू भी k होगी, यही मतलब है ना। और k की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 0 to n, तो ये हो गया। अब चूंकि ये इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट है तो अलग अलग कर दो। So k is equal to 0 to n, so you can write it x is equal to k into y is equal to k। अब चूंकि वो IID है दोनों की वैल्यू सेम ही होगी, IID है ना, एक तो इंडिपेंडेंट भी है, तो ड्यू टू इंडिपेंडेंस दिस ज्वाइंट थिंग, मतलब एक साथ था ना ज्वाइंट थिंग, we have written separately due to independence, and since they are identically distributed so both probability are equal, so we can do one thing, square लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, because both will have same probability at k। अब जरा इसकी probability बताओ क्या होगी। x is equal to k हो क्या लिखोगे, NCK, ये फिर से हाफ है,
सो एट द एंड हाफ की पावर n आ जाएगी, है ना, क्योंकि हाफ की पावर k और हाफ की पावर n माइनस k, तो कंबाइन होके हाफ की पावर n आ जाएगा, लाइक दिस, पिछले क्वेश्चन की तरह, हाफ की पावर x, हाफ की पावर 30 माइनस 6, पावर पावर ऐड कर दो, सो पावर पावर ऐड किया 30 हो गया ना, जैसे इसमें था सेम। सो ये ओके है। अब देख लो, इसको पुट कर दो वहां पे, सो व्हेन यू रिप्लेस इट हियर, सो समेशन k फ्रॉम 0 to n nck हाफ की पावर n इस पूरे का स्क्वायर, सो फर्दर वी कैन राइट समेशन k फ्रॉम 0 to n, अब ये nck का स्क्वायर है, मतलब nc1 स्क्वायर, सॉरी nc0 स्क्वायर प्लस nc1 स्क्वायर, ये तो हाफ की पावर n हो गया, ये तो हाफ की पावर सॉरी n है ना, सो 2n हो गया, ये समेशन k पे है, तो वेरिएबल हियर इज k ओनली, इन के दिस समेशन वेरिएबल इज k, सो यू कैन टेक दिस आउट, सो मतलब आप हाफ की पावर 2n को बाहर निकाल सकते हो, तो बचेगा क्या, बचेगा समेशन nck स्क्वायर k फ्रॉम 0 to n। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। अब मुझे ये बताओ, देखो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं जो आप या तो ऑलरेडी जानते हो या आपको सीखने की जरूरत है। nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn इज इक्वल टू व्हाट, 2 raised to power n, nc0 स्क्वायर, nc1 स्क्वायर, nc2 स्क्वायर, ncn स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, yes, coefficient of x की पावर n in 1 plus x की पावर 2n, और दिस इज सेम एज कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n in 1 plus x की पावर 2n, तो बताओ कितना आएगा, 2ncn, तो ये सम होता है 2ncn। नाउ यूज इट हियर, सी ये सब बाइनोमियल थ्योरम के थोड़े छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, सो दिस यू नो ऑलरेडी, दिस यू शुड नो, 2ncn। तो यहां से सो व्हाट इज दिस सम इज 2ncn, तो हुआ क्या, अब देखो ध्यान से, मैं जो निकाल रहा था प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू y, एट द एंड आई गेट 2ncn हाफ की पावर 2n, ये 2n। अब आपको बताना है इसके टर्म में मैं क्या लिख सकता हूं, इसको z के टर्म में, व्हाट कैन आई राइट दिस थिंग इन टर्म्स ऑफ z, probability capital Z is equal to n, and this is your answer. So आप लोगों को देखो प्रॉब्लम कहाँ आई होगी, मेनली प्रॉब्लम यहीं पे आई होगी कि हाउ टू फाइंड दिस। इसको ओपन भी कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी एट 0 into 0 वैसे जैसे देख लो, तो ये आंसर है। यहाँ पे भी कंटिन्यू कर सकता था मैं, 2ncn हाफ की पावर 2n, एंड इन दिस केस ये 2ncn इज द प्रोबेबिलिटी कैपिटल Z इज इक्वल टू n, सो ये आपके पास आ गया। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो हाँ 20 ha. So see, ये थोड़े से लैंग्वेज का इशू है इसमें। तो consider the sequence of independent Bernoulli trials with the probability of success in each trial is this. So small p is 1/3, small q is 1 minus p 2/3. Okay. Now the probability that 3 successes occur before 4 failure.
So probability 3 success occur before 4 failure. So initially what we think कि हमें लगता है ये बोलना चाह रहा है कि 4 फेलियर से पहले exactly 3 सक्सेस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बट दे डोंट मीन दैट एक्चुअली. दे मीन 4 फेलियर आने से पहले एटलीस्ट 3 सक्सेस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है. सो दिस एक्चुअली दे आर आस्किंग, इसका मीनिंग ये है कि एटलीस्ट 3 सक्सेस occur before 4 failure. So they mean this. At least 3 सक्सेस ने भैया बोला है कि 4 फेलियर से पहले 3 सक्सेस आ जाए. तो मतलब अगर मान लो 4 फेलियर से पहले 4 सक्सेस भी आ गए, तुम्हें जाना 4 फेलियर तक है, तो उसके पहले 5 फेलियर भी आ गए, इट्स ऑल्सो फाइन. सो इट्स ऑल्सो फाइन फॉर हिम. बट 3 सक्सेस आने चाहिए, तो मतलब एटलीस्ट 3 सक्सेस आने चाहिए. कहने का ये मतलब है इसका कि बिफोर 4 फेलियर यू शुड गेट 3 सक्सेस एटलीस्ट. सो क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी? सो हाउ टू डू? सो कॉम्प्लीमेंट ले लो इसका. क्या करोगे? 0 सक्सेस बिफोर 4 फेलियर. कॉम्प्लीमेंट, आई एम राइटिंग जस्ट कॉम्प्लीमेंट. इसका कॉम्प्लीमेंट कि एटलीस्ट 3 सक्सेस बिफोर 4 फेलियर ना. So at least 3 success. The complement you will take. So what conditions are left? 0, 1, 2. 3 तो included ही है. 0, 1, 2. So 1 success before 4 failure and minus 2 successes before 4 failure. ये एक्चुअली करना है आपको. So 1 minus, अब 4 फेलियर से पहले 0 सक्सेस आ गया हो, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? 0 सक्सेस बिफोर 4 फेलियर. तो इसका मतलब क्या मतलब है? 0 सक्सेस 4 फेलियर, तो 4 फेलियर 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 फेलियर, यही ना? यस सर. 1 सक्सेस बिफोर 4 फेलियर. तो यू कैन यूज नेगेटिव बाइनोमियल. यहाँ भी नेगेटिव बाइनोमियल यूज कर सकते थे हम लोग, है ना? सो है ना, हम लोग जो प्रोबेबिलिटी लिखे थे, सो लाइक वी हैव डिस्कस 2 केसेस इन नेगेटिव बाइनोमियल. वन इज नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट RH सक्सेस एंड नंबर ऑफ फेलियर बिफोर RH सक्सेस. बोथ आर नेगेटिव बाइनोमियल. सो दोनों केस में डिफरेंट PMF आया था. एक में सपोर्ट R2 स्टार्ट हो रहा था एंड दूसरे में सपोर्ट 0 से स्टार्ट हो रहा था. तो क्या लगाना है तो वो कर लो, या ऐसे सोच लो कि 1 सक्सेस बिफोर 4 फेलियर. तो मे बी सक्सेस फेलियर 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 ये, और फेलियर सक्सेस फेलियर फेलियर फेलियर. एक फेलियर बिफोर 4 सक्सेस, यही मतलब है ना? और या तो ऐसे कंडीशन मतलब यू कैन यूज नेगेटिव एनुअल PMF हियर, नो प्रॉब्लम. सो 4 फेलियर है ना, तो नंबर ऑफ यहाँ पे कौन से लगाओगे? जो नंबर ऑफ फेलियर्स वाला था ना, यहाँ पे नंबर ऑफ सक्सेस. सक्सेस के केस में हो जाएगा, फेलियर सक्सेस इंटरचेंज हो जाएगा ना. हाँ जैसे कि अभी नेगेटिव बाइनोमियल वाला उससे यूज कर सकते हैं क्या? कि जैसे p को 1/3 दिया सक्सेस, हाँ p को बताओ कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं उसका 2/3 सक्सेस. हाँ यस यस, वो कर सकते हो. वही मैं कह रहा हूँ कि तुम वो भी कर सकते हो, जो मैं वही कह रहा हूँ कि p और q को इंटरचेंज करके हो जाएगा. क्योंकि हम लोग जो डिफाइन किए थे नंबर ऑफ फेलियर बिफोर RH सक्सेस ना, तो यहाँ उल्टा सेंस हो गया कि नंबर ऑफ सक्सेस बिफोर RH फेलियर. तो PQ को इंटरचेंज करके यूज कर लो नेगेटिव बाइनोमियल का PMF. क्या होता था बताओ? वही यूज कर लेते हैं. क्या था? x प्लस r माइनस 1 चूज r-1. ठीक. p, तो यहाँ p की जगह q हो, क्योंकि यहाँ है ना उल्टा हो रहा है. सक्सेस या फेलियर 4 हो जाएगा. 2/3 बार 4 ना, और 1/3 की पावर 0 हो जाएगी यहाँ पे. नेक्स्ट यहाँ करोगे, सो 1 प्लस 4 माइनस 1
चूज 4 माइनस 1 एंड 2/3 की पावर एट द एंड 4 हो जाएगा एंड 1/3 की पावर 1 एंड नेक्स्ट 2 plus 4 minus 1 choose 4 minus 1 and 2/3 raised to the power 4 1/3 raised to the power 1 ठीक है सॉरी यहाँ 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 बार सक्सेस मिल रहा है ना सो सक्सेस प्रोबेबिलिटी 1/3 है ना सक्सेस प्रोबेबिलिटी इज 1/3 सो यहाँ 0 सक्सेस है here it is 1 सक्सेस here it is 2 सक्सेस उसके हिसाब से so just we are using PMF of negative binomial जो था ना तो हमने डिफाइन किया number of failure before RH success so here we have to consider X as number of successes before RH failure तो R यहाँ 4 है so RH failure and तो PQ की वैल्यू जस्ट इंटरचेंज कर लेंगे सिंपलीफाई कर लो आ जाएगा आंसर एक्चुअली यहाँ पे इसको क्लियरली लिखना चाहिए था एक्चुअली क्या है ना कि 3 सक्सेस अगर बिफोर कहने का मतलब यही है या तो एग्जैक्टली लिख देता या एटलीस्ट लिख देता तो इसने लिखा नहीं इसलिए कंफ्यूजन है कि 4 फेलियर से पहले 3 सक्सेस तो आने ही चाहिए ज्यादा सक्सेस आ गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब ये कहना चाह रहे हैं सो यदि आप सॉल्व करेंगे क्या आई थिंक ये आंसर आता है 233 वाला आता है शायद चेक कर लेना एक बारी वेरीफाई करना नेक्स्ट अच्छा टाइम हो गया अरे ध्यान नहीं दिया चलो नेक्स्ट क्लास में अब नेक्स्ट क्लास में तो अभी आप लोगों का काम है यूनिवेरिएट पीवाईक्यू स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट पीवाईक्यू जैम के दोनों गेट रैंडम वेरिएबल गेट यूनिवेरिएट स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट जो भी असाइनमेंट मैंने कल रात को भेजे हैं बैच 2 के लिए वो आराम से सॉल्व करो आप जितना जल्दी कर सकते हो करो अभी कल संडे है कल शाम को 6 to 11 डाउट क्लास होगी तो कल भी हम डाउट डिस्कस कर सकते हैं इवनिंग में और कल टेस्ट आज भी पोस्ट हुआ था रात को ना टेस्ट पोस्ट की थी सुबह तो आप वो टेस्ट दीजिए रैंडम वेरिएबल का ही है वो और उसका भी डाउट डिस्कस कर सकते हैं हम लोग तो इस तरीके से ये टेस्ट बाद में रिपीट भी होगा बहुत सारे लोग अभी नहीं दे पा रहे टेस्ट सीरीज में दोबारा जो नए बच्चे भी बहुत आएंगे ना तो उनका दोबारा ये टेस्ट होगा एक बार फिर से रिपीट भी होगा ये सब लेकिन अभी टेस्ट दो आप ठीक है जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू एंड गुड नाइट असाइनमेंट करके आओ